Hello everyone and welcome back to our marathon classes. In our last class, we have completed some chapters जो मैंने कल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको बता भी दिए थे कि कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से रिमेनिंग है. अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे बचे हैं उनमें से जो पहला चैप्टर हम ले रहे हैं दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉ. एज पर सीक्वेंस ऑल्सो इट इज योर चैप्टर 1 और आज की क्लास में भी हम इसको फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. क्या है इस चैप्टर में? बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिए हुए हैं. मैं पहले उसी के बारे में बता देता हूं. व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. हमारा चैप्टर है चैप्टर 1. क्या क्या कवर्ड है इसमें? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लॉ. लॉ की डेफिनेशन है. अलग अलग तरीके से लॉ को डिफाइन किया गया है. काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन आपको दी गई है. उसके बाद है कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है लीगल थ्योरीज का. क्या कॉन्सेप्ट बेटा? लीगल थ्योरीज का. 6 लीगल थ्योरीज आपको दी गई है जो अलग अलग पर्सन की प्रोपाउंडेड है और उस पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया गया है सोर्स ऑफ लॉ, कि हमारा जो इंडियन लॉ है वो कहां से निकल के आया. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ? दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला है हमारा प्राइमरी सोर्स और दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स को फिर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसके आपके 4 टाइप्स है और इसमें आपको 2 टाइप्स मिलेंगे सेकेंडरी सोर्सेज में. तो अब ये जो लीगल थ्योरीज है उसके लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले लीगल थ्योरीज किससे रिलेटेड होती है? ज्यूरिस प्रूडेंस से रिलेटेड. पहले हमें ज्यूरिस प्रूडेंस समझना है, फिर उसकी लीगल थ्योरीज के बारे में डिस्कस करना है. एक टॉपिक इसमें अलग से और दिया हुआ है दैट इज मर्केंटाइल लॉ. ये मर्केंटाइल लॉ के बाद आपको इंडियन मर्केंटाइल लॉ की हिस्ट्री और सोर्सेज बताए गए हैं. इंडियन मर्केंटाइल लॉ की हिस्ट्री और सोर्सेज के बारे में भी बताया गया है. तो अगर ब्रॉडली देखें तो 4 से 5 टॉपिक ही आपको मिले हुए हैं. There are only 4 to 5 topics that are given in this particular chapter. अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग वाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट. अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. लेकिन जहां हम राइटिंग की बात करें तो यू नीड गुड राइटिंग स्किल्स, तभी आप इन चीजों को प्रेजेंट प्रॉपरली एग्जाम में कर पाओगे. तो डिफिकल्टी लेवल अंडरस्टैंडिंग वाइज इतना ज्यादा नहीं है, पर हाँ थ्योरी है, सिर्फ कोई सेक्शंस नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है. बस कुछ नाम आपको याद रखने हैं, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है जिसके बेसिस पे एग्जाम में आप आंसर करोगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सोर्सेज ऑफ लॉ. सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है कि नेचर और मीनिंग ऑफ लॉ अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग टाइम पे डिफाइन किया, लेकिन कोई यूनानिमस डेफिनेशन आपको लॉ की नहीं मिलेगी. बेटा कैसे हो सकता है ये कि अलग अलग इंसान के लिए लॉ अलग अलग है? जैसे एक ज्यूरिस्ट ने बहुत पहले, मतलब आज से 150 ईयर्स से पहले कुछ डिफाइन किया लॉ का, कुछ डेफिनेशन दिया. आज की डेट में कोई ज्यूरिस्ट डेफिनेशन देता है तो इन दो डेफिनेशन में सिमिलैरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कितनी कुछ चीजें बदल चुकी होंगी. देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस. तो इसीलिए लॉ की कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन नहीं बोल सकते. पर हाँ, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम लॉ को कितना समझ सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग डेफिनेशन हमें पढ़ लेनी चाहिए, जिससे हम अपना एक माइंडसेट ऐसे रख पाए कि हम किन चीजों को कैसे परसीव करेंगे. अब आता है मीनिंग ऑफ लॉ. सबसे पहले लॉ का मीनिंग क्या होता है? तो देखो यहां पे मीनिंग ऑफ लॉ में इन्होंने पहले इसको रिलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 13(3) से, कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है. एक तो लॉ होता है, एक लॉज इन फोर्स होता है. इन दोनों में अंतर है बेटा, ये दोनों चीजें सेम नहीं है. लॉ मतलब कोई ऑर्डिनेंस हो सकता है, कोई ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, कुछ भी लॉ हो सकता है. ठीक है, जो इंडिया में हो, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ. लॉज इन फोर्स मतलब कौन से लॉज होंगे? जो पास हुए किससे? लेजिस्लेचर से या कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उनको हम कहेंगे लॉज इन फोर्स. मतलब यहां पे हम लॉज इन फोर्स में किस लॉ की बात कर रहे हैं बेटा? इनेक्टेड लॉ की.
कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? इनेक्टेड लॉ की। और यहां पे जो ये ऑर्डिनेंस आपके बाय लॉज रूल्स, ये तो सारे बेटा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। इसके लिए कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज सच कोई लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लॉ मतलब एनीथिंग दैट इज फॉलोड इन इंडिया, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाय लॉज हो, कुछ भी हो। लेकिन लॉज इन फोर्स मतलब इनेक्टेड लॉ, जो या तो लेजिस्लेचर ने बनाए या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हुए हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दे रखी है लॉ की, जैसे अल्पाइन की डेफिनेशन, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। फिर सिसरो ने क्या कहा? द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। फिर जस्टिनियंस डाइजेस्ट में क्या लिखा है? द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। तो अब इन्हीं 3 डेफिनेशन से आप पता लगा सकते हो कि अलग अलग लोगों ने लॉ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ लॉ। कोई एक सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन मिलना मुश्किल है आपके लिए कि जो हमेशा के लिए सही मानी जा सके, कि जिसको देख के आप ऐसा बोल दो कि ये हमेशा सही होगी। कहीं ना कहीं किसी डेफिनेशन में कुछ ना कुछ कमी होगी, इसलिए हमें दूसरी डेफिनेशन भी रेफर करनी पड़ जाती है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। इसमें मेन फोकस किस पे बोला गया है? इस चीज पे। लॉ कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता बेटा, इट शुड बी डायनेमिक। आज जैसे सपोज करें आज से 50 इयर्स पहले कोई लॉ बना है, अब आज के डेट में क्या वो सेम मैनर में इंप्लीमेंट हो सकता है? नहीं, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। यू हैव टू चेंज द लॉ। तो लॉ में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? डायनेमिज्म की। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस, एक होता है सोशल जस्टिस। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस, एक होता है सोशल जस्टिस। एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस मतलब जो पहले हुआ उसी को, सेम प्रोसेस को रिपीट करना। लेकिन सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं, अगर आप उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे लॉ में, तो सोशल जस्टिस कभी नहीं हो पाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस बुरी चीज है, लेकिन सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग अगर आप लॉ में थोड़ा सा डायनेमिज्म लाएंगे तो आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी अचीव कर पाएंगे। तो यही इसमें बताया गया सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ में। फिर बताया गया रेलेवेंस ऑफ लॉ टू सिविल सोसाइटी, कि एक सोसाइटी के लिए लॉ की नीड क्या है। तो बेटा देखो, जब हम बहुत पुराने टाइम की बात करें तो वी वर नोमैड्स, हंटर्स, गैदरर्स, ऐसे काम किया करते थे हम किसी सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट नहीं थे। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया, जैसे जैसे हम सिविलाइज सोसाइटी में रहना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हम सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसे रहा जाता है। तो पहले जैसे मान लो 5 लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चीजें चला लेंगे। लेकिन व्हेन द नंबर्स इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है, सपोज 5 से 50 हुए, इनके बीच में डिस्प्यूट आना शुरू हो जाएगा। ये कहेगा मेरी बात मानो, दूसरा कहेगा मेरी बात मानो, राइट। फिर 50 के बाद कितने हो गए? 500 हो गए, और दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर 5000, 50,000, 5 लाख। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे बताओगे लोगों को कि तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे? तो इसलिए हमें क्या चाहिए बेटा? रूल्स चाहिए जो सोसाइटी को क्या कर सके? ऑर्डरली स्टेट में ला सके। तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मतलब उसकी ऑर्डरली स्टेट लाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? कानून बनाना पड़ता है। तो जब भी हम एक सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं, when we are a part of civilization, we need laws to regulate that particular thing. उसको रेगुलेट करने के लिए लॉज चाहिए होते हैं। तो रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी में सब अपने अपने हिसाब से नहीं चल सकते। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, यू नीड टू फॉलो सम रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट सोसाइटी। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ये है रेलेवेंस लॉ की सोसाइटी में। अब आ जाते हैं सीधे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसकी लीगल थ्योरी की बात। इसको भी हम समझ लेते हैं। व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस? पहले ये देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है। तो देखो बेटा, ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है ना, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ज्यूरिस और प्रूडेंस। ज्यूरिस मतलब क्या होता है? लॉ। और प्रूडेंस मतलब क्या होता है? उसकी नॉलेज। तो हम क्या कह सकते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ इन अ जनरल सेंस। जैसे इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, आगे प्रोफेशनल में जाओगे, आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, तो जो कंपनीज एक्ट है वो आपका मेन लॉ है जिसको आपको फॉलो करना है। तो उसमें जो आप बनोगे वो क्या बनोगे बेटा? स्पेशलिस्ट बनोगे। कि अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं तो वो कंपनीज के मामलों में स्पेशलिस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कंपनी सेक्रेटरी को क्रिमिनल लॉ
की भी नॉलेज है, तो वो जो नॉलेज होगी बेटा वो जनरलिस्ट की तरह नॉलेज होगी। कैसी नॉलेज होगी? जनरलिस्ट की तरह। हम ये थोड़ी ना कह सकते कि आप एक क्रिमिनल लॉयर से उसको कंपेयर कर दो, नहीं ना। क्रिमिनल लॉयर की जो क्रिमिनल लॉ की नॉलेज है वो अलग लेवल की होगी, लेकिन अगर एक कंपनी सेक्रेटरी को उन चीजों की बेसिक नॉलेज है तो व्हाट ही हैज डन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसने उस लॉ को जनरल सेंस में पढ़ा है। जहां हम एक एक्ट की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट एन एक्ट, जब भी हम एक्ट की बात करते हैं तो बेटा एक एक्ट की क्या होती है? रिजिड बाउंड्रीज होती है। क्या होती है बेटा? रिजिड बाउंड्रीज होती है एक्ट की। रिजिड बाउंड्रीज से मेरा क्या मतलब है कि उस एक्ट में वहां जो लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, और ना ही तुम एडिशनल चीजें उसमें ऐड कर सकते, ना ही उसके बियॉन्ड तुम जा सकते हो। तो ये एक्ट की रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम लॉ पढ़ो, तो लॉ में तो सारे एक्ट आ गए, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एक्ट, प्लस उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ गई। तो इसका मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस की कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं होती, नो रिजिड बाउंड्रीज। तुम चाहो जितना पढ़ लो, इट इज अप टू यू कि मेरे को इसका स्कोप लिमिट में रखना है या मुझे अनलिमिटेड कुछ भी पढ़ते जाना है। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्सन, how much knowledge you want to take. So that's why what we say कि jurisprudence is the study of law in a general sense. It has no rigid boundaries like an act. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ jurisprudence की। अगर इसके टाइप्स की बात करूं तो दो तरह के jurisprudence होते हैं बेटा। एक होता है एनालिटिकल और एक होता है सोशियोलॉजिकल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, बनी हुई चीजों को, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, उनको एनालाइज करना, वो हमारा पार्ट कौन सा है बेटा? एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें चीजें ऑलरेडी बनी हुई है, थिंग्स आर मेड एंड यू जस्ट नीड टू एनालाइज द सेम। क्या करना है? एनालाइज करना है कि उसका पर्पस क्या है, क्यों वो बनाया गया है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, और ये बताना है कि सोसाइटी को उसको क्यों फॉलो करना चाहिए। तो बनी हुई चीज पे ही आपकी सारी कमेंट्रीज आएगी, बनी हुई चीज को ही आप एज इट इज अडॉप्ट करेंगे एंड सोसाइटी को भी अडॉप्ट करने के लिए कहेंगे। अब बात करते हैं हम सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। व्हाट इज सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस? तो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्हाट आई से कि कानून कैसा होना चाहिए। अगर मैंने कुछ चीजें जान ली है तो मुझे ये लगता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ऐसा भी होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वेयर यू आर कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी, उनके वेलफेयर की सोचते हो, तो आप कहते हो कि ऐसी चीजें लॉ में आनी चाहिए, तो वो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहलाता है? सोशियोलॉजिकल। वेयर यू आर कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी, द लॉज दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड आर गुड, यू आर नॉट सेइंग दीज लॉज आर बैड, बट व्हाट यू आर सेइंग ये भी होना चाहिए, ऐसी भी चीजें आनी चाहिए। तो हेयर यू आर कंसर्न्ड अबाउट सोसाइटी एज वेल, तो यू विल कंसीडर कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें सही है, क्या गलत है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पे बात करते हैं। तो ये आपका सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब इसी से रिलेटेड क्या होती है बेटा? लीगल थ्योरीज होती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्या होती है? लीगल थ्योरीज। अब ये लीगल थ्योरीज क्या होती है? लीगल थ्योरीज का मतलब बहुत ज्यादा जो पढ़ते हैं लॉ को, वो क्या करते हैं, उनमें नॉलेज बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर वो कुछ थ्योरी डेवलप करते हैं, वो कुछ थ्योरी डेवलप करते हैं और बताते हैं लोगों को कि लॉ क्यों बना, क्या इसका काम था, इससे क्या अच्छा होने वाला है। ये सब अगर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाती है? लीगल थ्योरी। ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल फील्ड है। क्या है? इंटेलेक्चुअल फील्ड है, जिसमें अ पर्सन शुड इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ माइंड एंड टाइम एज वेल टू डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग। इसको ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लीगल थ्योरीज को भी दो पार्ट्स में हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो और भी तरह की हो सकती है। एक होती है हमारी नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी, एक होती है हमारी पॉजिटिव लीगल थ्योरी। अब ये नॉर्मेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव मतलब हम सोसाइटी में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, हम सोसाइटी को किस तरह से देखना चाहते हैं। तो इसमें ज्यादातर कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? ought to be, जैसा हम सोसाइटी को बनाना चाहते हैं। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो हम कौन सी थ्योरी की बात करेंगे? नॉर्मेटिव की, जहां हम थोड़ा सा ड्रीम देखते हैं, थोड़ा सा हम
थियोरेटिकल चीजों पे बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटीज को कम देखते हैं। तो यहां पे ये एक्चुअल में थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट शायद ना करे, लेकिन सपना तो देख ही सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम पॉजिटिव लीगल थ्योरी। अब ये पॉजिटिव थ्योरी क्या है? जो बना है उसको मानना है। वो क्यों बना बता दो, किसके लिए बना वो बता दो, उसका क्या काम है वो बता दो, बट यू कांट से कि ऐसा होना चाहिए था। तो जैसी चीजें बनी हुई है वैसे के वैसे अडॉप्ट कर लेना क्या कहलाता है? पॉजिटिव लीगल थ्योरी। तो इसमें यह है कि व्हाट क्या है, वाई क्यों है, और इसको कैसे यूज कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और कब बना, व्हाट व्हेन वाई, इस तरह के क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, लेकिन इसमें ऑट टू बी प्रिंसिपल नहीं होते। नो ought to be प्रिंसिपल, ought to be वाले प्रिंसिपल इसमें नहीं आएंगे। जो है वो एज इट इज मानना है। लॉ इफ मेड, अगर लॉ बना है तो क्या है? वर्थ परसुइंग, तो आपको मानना ही पड़ेगा। उसमें आप अपनी थ्योरीज नहीं लगा सकते कि इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हाँ ये कर सकते हो, क्यों बना, कैसे बना, कब बना, कहां काम आता है, सब कर लो। तो यहां पे हम जो ज्यूरिस्प्रूडेंस करेंगे बेटा वो कौन सा होगा? एनालिटिकल। और उसमें जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस करेंगे नॉर्मेटिव में वो कौन सा होगा? सोशियोलॉजिकल, जहां पे आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ को डेवलप करने की बात करोगे। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी थ्योरी पढ़नी है। हमें ये दोनों तरह की थ्योरी पढ़नी है। टोटल आपको 6 थ्योरीज दी गई है, अलग अलग ज्यूरिस्ट के नाम दिए गए, उनकी थ्योरीज दी गई है। अगर मैं ओल्ड सिलेबस के पेपर पैटर्न की बात करूं तो शुरुआत में कुछ 4 क्वेश्चन आते थे 5-5 मार्क्स के, उनमें ही लगभग आपको 90% एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से मिलता था। अब क्योंकि वो पैटर्न हट चुका है, आपके एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन आएगा पहला, और बाकी सारे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तब भी इन थ्योरी की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, इस चैप्टर में से ये थ्योरीज पूछी जा सकती है। अब हम सीधे थ्योरीज पे चलते हैं, कौन कौन सी थ्योरी आपको दी गई है। ये जो इनिशियल कहानी थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। सबसे पहली थ्योरी है जेरेमी बेंथम थ्योरी। अब देखो हम इस थ्योरी में क्या क्या लिखेंगे एग्जाम में, व्हाट वी शुड राइट सो एज टू गेट गुड मार्क्स। सबसे पहले कौन है ये बेटा? एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस करने वाला। एनालाइज करने वाला क्या होता है? मतलब जो है उसको मान रहा है। तो ये थ्योरी कौन सी है बेटा? पॉजिटिव लीगल थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? पॉजिटिव लीगल थ्योरी। इन्होंने कहा लॉ बना हुआ है तो मानना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा लॉ क्या है? साइन है, डिक्लेरेटिव है, वॉयलेशन के, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता, जो आपके लिए बनाई गई है तो आपको मानना ही पड़ेगा। कि कुछ लोगों से कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में हम कुछ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके लिए हम क्या बना देते हैं? लॉ बना देते हैं कि अब तुम ऐसे ही बिहेव करोगे जैसा मैंने तुम्हें बोला है। बेंथम्स कॉन्सेप्ट क्या है? इंपेरेटिव वन है, मतलब जो बना है उसको मान रहा है। इन्होंने लॉ का फंक्शन बताया सोसाइटी में, कि शुरुआत के कुछ लोग जिन्होंने ये बताया कि लॉ सोसाइटी में किस लिए और क्यों बनाया जाता है, उसमें से एक है। इन्होंने क्या बोला? 2 ही चीजें हैं जिन जो एक ह्यूमन बीइंग को गाइड करती है, या तो पेन या प्लेजर। 2 चीजें बताई बेटा, कौन सी? पेन और प्लेजर। पेन का यहां मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है लॉ में कुछ ऐसा कहा गया जो शायद आपको अच्छा ना लगे, फिर भी मानना पड़ता है। पर प्लेजर मतलब इंडिविजुअल प्लेजर की बात नहीं की है, इन्होंने कहा है सोशल प्लेजर, कि प्लेजर मींस प्लेजर फॉर एवरीथिंग। लॉ कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक इंसान का भला कर रहा है और दूसरे का बुरा कर रहा है। लॉ में अगर प्लेजर है तो दैट इज द सोशल प्लेजर, एवरीबडी इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द सेम। और पेन है तो हो सकता है कुछ लोग खुशी से मान रहे हो, कुछ लोग दुख करके मान रहे हो, तो ये पेन अलग अलग हो सकता है। बेंथम ने कुछ और चीजें भी ऐड की। बेटा देखो अब मैं ये चीज भी क्लैरिफाई कर दूं कि ओल्ड सिलेबस में पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ थ्योरी दी गई थी। यहां पे इसको इन पार्ट्स में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, कुछ इलेबोरेशन ज्यादा किया गया है। ये थ्योरीज पहले थोड़ी सी ब्रीफ थी, अब इनको थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट कर दिया गया है। तो देखो बेंथम ने कहा कि हर लॉ में 8 डिफरेंट चीजें होती है। पहला, हर लॉ का एक सोर्स होता है और वो सेम नहीं होता है। कोई लॉ किस सोर्स से आ रहा होता है, कोई कहीं कहां से आ रहा होता है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। सब्जेक्ट, उस लॉ को फॉलो करने वाले भी अलग अलग लोग होते हैं। हर लॉ हर पे अप्लाई नहीं होता, कुछ लॉज किसी और के लिए बने होते हैं, कुछ किसी और के लिए बने होते हैं। इसका मतलब लॉ के सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट,
लॉ कई बार सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, मोस्टली तो सोसाइटी के लिए बनाना चाहिए, लेकिन कई बार किसी डेस्पो के गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी हो सकता है। एक्सटेंट, जरूरी नहीं है हर लॉ का एक्सटेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि हर लॉ हर जगह पे अप्लाई हो। कई लॉ का स्कोप लिमिटेड होता है, वो कहीं कहीं पे काम आ रहे हैं, कहीं पे काम नहीं आ रहे। एस्पेक्ट्स, कई लॉ डायरेक्टिव नेचर के होते हैं, कई सेंक्शनल पार्ट भी होता है, मतलब किसी में सिर्फ डायरेक्शंस दी होती है कि आपको फॉलो करनी है। कईयों में क्या होता है, पनिशमेंट भी होती है कि नहीं, अगर नहीं माना तो इस तरह की पनिशमेंट भी होगी। तो ये इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करता है। फोर्स, कईयों में लॉ फॉलो करने के लिए हमें फोर्स लानी पड़ती है। मोटिवेशन टू ओबे अ लॉ, वो किससे आती है ज्यादातर बेटा, सैंक्शन से। अगर पनिशमेंट दे दी तो वो अपने आप फोर्स आ जाएगी। फिर आता है रेमेडियल अपेंडेज, अगर कोई लॉ बना है तो अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो क्या कोई रेमेडी मिलेगी? यस, डेफिनेटली मिलेगी, उसका भी इसमें मेंशन होना जरूरी है। एक्सप्रेशन, लॉ इन द अल्टीमेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोवर्न्स विल। लॉ में किस चीज को एक्सप्रेस किया गया है कि एक सोवर्न अथॉरिटी की क्या इच्छाएं हैं, उसकी क्या विल है, उसी को मेनली एक्सप्रेस करके आपको बता दिया जाता है कि वो अथॉरिटी जो सोवर्न है वो आपसे क्या करवाना चाहती है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। ये भी पुराने सिलेबस में बेटा इतना नहीं था, कुछ थोड़े बहुत ही दिया हुआ था, अब अलग से इसको थोड़ा कवर किया गया है। तो अब मैं आपको बता दूं आपको थ्योरी में क्या क्या लिखना पड़ेगा। जो ये 8 चीजें थी जो हर लॉ में ये बोलता है होनी चाहिए बेंथम के अकॉर्डिंग, वो चाहे आप मत मेंशन करना, लेकिन थ्योरी में जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट आपको दिए गए हैं दैट यू नीड टू मेंशन इन एग्जाम एज वेल, तो ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट भी आपको देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा इंपेरेटिव थ्योरी को फॉलो किया, और या तो लॉ में कमांड होगी या परमिशन होगी। इन्होंने दो ही चीजें कही, या तो लॉ में कमांड होगी या परमिशन होगी, लेकिन कई लॉ में तो कमांड परमिशन दोनों ही नहीं होती, जैसे क्रिएट, टाइटल, कॉन्ट्रैक्ट, उनको तो इन्होंने कवर किया नहीं है। तो इसका मतलब इस थ्योरी में सारे लॉज कवर्ड नहीं है। फिर उसके बाद कस्टम को इन्होंने कुछ नहीं बताया, कस्टम के लिए इन्होंने कुछ बात ही नहीं की, जबकि कस्टम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉ, तो कस्टम के लिए तो इन्होंने बोला ही नहीं कुछ भी। और इन्होंने जजेस को लॉ बनाने के लिए मना किया। इन्होंने जजेस को बोला लॉ नहीं बना सकते जज, लेकिन जज भी तो जुडिशियल प्रेसिडेंट ला रहे हैं, वो भी तो कॉमन लॉ बनता है, तो इसके लिए मना कर दिया इन्होंने, इसकी कोई जगह नहीं है। फिर उसके बाद प्लेजर और पेन का जो क्राइटेरिया वो बहुत ब्रॉड ले लिया इन्होंने, बहुत सब्जेक्टिवली ले लिया, जबकि इतना आसान नहीं है प्लेजर और पेन को जज करना। एक इंसान के लिए जो चीज प्लेजर है वो दूसरे के लिए पेन भी हो सकती है। फिर उसके बाद में हैप्पीनेस इंक्रीज करना से जरूरी नहीं है ओवरऑल हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप मुझे खुश करो, फिर ऐसे सोच लो ऐसे सब खुश हो जाएंगे और सोसाइटी हैप्पी हो जाएगी, ये भी नहीं है। तो इसलिए क्या बोला गया, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मिसिंग है इसमें। अब आ जाते हैं जॉन ऑस्टिन की थ्योरी, बहुत बार बेटा एग्जाम में पूछी गई है। जॉन ऑस्टिन, हु इज जॉन ऑस्टिन? इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट। कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। इनकी थ्योरी का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, नाम नहीं देंगे जॉन ऑस्टिन की थ्योरी, क्या देंगे बेटा? कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। सीधे सीधे पूछ लेते हैं एक्सप्लेन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि जॉन ऑस्टिन ने ही दी है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। और इस पे एमसीक्यू भी बन सकता है, हु प्रोपाउंडेड द कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इट इज प्रोपाउंडेड बाय जॉन ऑस्टिन। ये पॉजिटिविस्ट है, तो समझ में ही आ गया, थ्योरी भी कौन सी है? पॉजिटिव लीगल थ्योरी। अब इन्होंने क्या कहा, दो चीजों में डिफरेंशिएट किया। अब ये चीज आपको एग्जाम में भी मेंशन करनी है कि इन्होंने पॉजिटिविस्ट तो है पर इन्होंने लॉ का सही मीनिंग बताया। दो चीजों में डिफरेंशिएट किया, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एंड इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड मतलब एक सोवर्न अथॉरिटी होती है जिसके पास पावर होती है, वो अपने इंफीरियर वालों को लॉ बना के देती है, तो ये प्रॉपर्ली सो कॉल्ड है। लेकिन मैन टू मैन कमांड अगर चल रहे हैं, कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल को दे रहा है, तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। ये डिफरेंशिएशन ऑस्टिन ने किया। इन्होंने फिर फीचर्स बताए कि लॉ के 3 फीचर्स है। इट इज लाइक अ कमांड, ये कमांड की तरह, सोवर्न अथॉरिटी से आना चाहिए, मैन टू मैन नहीं होना चाहिए, और इसके पीछे सैंक्शन होता है। इस चैप्टर में सैंक्शन का ज्यादातर 90% से ज्यादा जगहों पे मतलब पनिशमेंट है।
अगर नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने कमांड किसकी होती है बेटा? सोवर्न की। सोवर्न कौन है? पॉलिटिकली या लीगली जो सुपीरियर है। और सैंक्शन का मतलब यहां पे बता ही दिया कि अगर नहीं फॉलो करा तो क्या मिल सकती है? पनिशमेंट। अब ऑस्टिन की थ्योरी भी कंप्लीटली सही नहीं मानी गई, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज करके क्या बोला गया कि बहुत सारे ऐसे सोशल लेजिस्लेशन है जिनसे दैट डू नॉट कमांड, जिनमें कोई कमांड होती नहीं है, बस वो डायरेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, तो फिर क्या वो लॉ नहीं है? इन्होंने तो सिर्फ लॉ को कमांड बताया ना कि इट इज लाइक अ कमांड, तो कई सारे तो बिना कमांड वाले भी हैं, तो फिर वो क्या है? ऑस्टिन ने कहा सोवर्न डज नॉट हैव टू ओबे एनीवन। सोवर्न को किसी को ओबे नहीं करना पड़ता। मतलब सोवर्न अथॉरिटी अपने लिए रूल नहीं बनाती, किसके लिए बनाती है? अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो उनके फॉलोवर्स होते हैं उनके लिए बनाती है। लेकिन हमारे इंडिया की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको फॉलो करना पड़ता है। इवन यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एवरीबडी इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। ऑस्टिन ने भी नहीं बताया कि जजेस भी लॉ बना सकते हैं। सोवर्न अथॉरिटी से आ रहा है, बस इसी चीज को बोला। यही सेम चीज जेरमी बेंथम में भी थी। और उसके बाद ये बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सोवर्न अथॉरिटी एक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना लॉ बन ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने कहीं इंटरनेशनल लॉज की तो बात ही नहीं की। व्हाट अबाउट दोज इंटरनेशनल लॉज जो कहीं और से बन के आ रहे हैं, तुमने नहीं बनाए? तो इस तरह से ये चार इसकी क्या है? क्रिटिसिज्म के पॉइंट है। अब आ जाते हैं जॉन विलियम सेलमन। बेटा इसका नाम बहुत जगह पे आया, ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलमन कांत के प्रोफेसर, जॉन विलियम सेलमन पूरा नाम है लेकिन शॉर्ट में आप सेलमन बोल सकते हो। प्रोफेसर इन न्यूजीलैंड, जो बाद में जज भी बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस पर्सन के बारे में। कंट्रीब्यूशन दिया ज्यूरिस्प्रूडेंस में, लॉ ऑफ टोर्ट्स में एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी इनका काफी सारा योगदान देखने को मिलता है। अब देखो सेलमन की थ्योरी कैसी है, इसको हम बोलेंगे पूरी तरह से नॉर्मेटिव भी नहीं है, पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं है, समवेयर बिटवीन, थोड़ी सी बीच वाली सी थ्योरी है। ना तो ये पूरी तरह से ये डिनाई करते हैं कि लॉ जो बना है वो गलत है, ना ही ये कहते हैं कि कुछ और होना नहीं चाहिए। मतलब ये क्या सोच रखते हैं कि ब्लाइंडली कोई चीज फॉलो नहीं होनी चाहिए, आपको सही से समझ में आना चाहिए व्हाट आर द थिंग्स दैट आर टू बी फॉलोड एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट टू बी फॉलोड। तो यू कैन रेज ऑब्जेक्शन एज वेल, आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं मान सकते। तभी इन्होंने कहा है सेलमन भी उन लोगों में से है, बेंथम और ऑस्टिन की तरह, जो लॉ को एनालाइज करते हैं जैसा कि बना हुआ है, लेकिन इन्होंने स्टेट की प्रेजेंस को भी जरूरी माना है। और इन्होंने अ लॉ और द लॉ में डिफरेंस क्रिएट किया है, अ लॉ और द लॉ। अब देखो अ लॉ मतलब क्या होता है बेटा? कंक्रीट फॉर्म। अ लॉ मतलब कंक्रीट फॉर्म और द लॉ मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब ये कंक्रीट फॉर्म और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है? देखो जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम लॉ को जनरल सेंस में बात करते हैं, जैसे सिविल लॉ, डिफेमेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ। लेकिन जब मैं कंक्रीट की बात करूंगा, कंक्रीट में, तो मैं उस पर्टिकुलर एक्ट की बात करूंगा, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये इन्होंने डिफरेंशिएट किया कि कुछ चीजें जनरल होती है, कुछ चीजें स्पेसिफिक होती है। तो व्हाट आई कैन से, द लॉ क्या है बेटा? जनरल है कि स्पेसिफिक? द लॉ इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है द लॉ? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बोला इन्होंने। द लॉ मतलब कोई सा भी हो सकता है, और आ लॉ में मतलब बोला कंक्रीट सेंस। तो कंक्रीट सेंस में क्या आया? कंक्रीट सेंस में आ गए आपके स्पेसिफिक लॉज। तो आ लॉ में स्पेसिफिक लॉज आ रहे हैं, और जो द लॉ जिसको ये एब्स्ट्रैक्ट बोलता है उसमें हम सिर्फ जनरल सेंस में बात करते हैं। तो जैसे पहले हमने जिसकी थ्योरी देखी ऑस्टिन की, उसमें लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में डिफरेंस था, वैसे यहां पे अ लॉ और द लॉ में डिफरेंशिएट किया गया है। सेलमन की एक डेफिनेशन है लॉ की, is the body of principle which are recognized and applied by the state in administration of justice। ये डेफिनेशन आप कहीं भी कोट कर सकते हो, इफ यू लर्न द नेम, सेलमन का नाम याद रख लें, और ये डेफिनेशन लॉ की काम आ सकती है आपके कहीं भी। अब हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म के पॉइंट। इन्होंने सिर्फ जस्टिस को ही
बताया कि जस्टिस इज द ओनली थिंग दैट द लॉ वांट्स टू अचीव, पर कई सारे लॉज तो अनजस्ट होते हुए भी चल रहे हैं, जिनमें न्याय की कोई बात ही नहीं होती, न्याय कहीं हो ही नहीं रहा है, तो क्या वो लॉ नहीं है? तो इसकी इन्होंने बात नहीं की। ये क्रिटिसिज्म का पहला पॉइंट है। इन्होंने कहा जस्टिस इज द परसूट ऑफ जस्टिस इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ एनी पीरियड सर्व मेनी एंड्स एंड दीज एंड देमसेल्फ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे इन्होंने सिर्फ जस्टिस ही मेन पॉइंट बताया, जस्टिस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो टाइम के साथ बदलनी पड़ती है। कॉन्ट्राडिक्शन भी है यहां पे कोई। Purpose of law is the administration of justice, but limits jurisprudence to the study of first principles of civil law of a national legal system। इन्होंने भी जो इंटरनेशनल लॉज है उनकी बात नहीं की, कि भाई इन्होंने एक की जगह के jurisprudence की सिस्टम की बात की, इन्होंने भी कहीं ऐसा नहीं बोला, they have not said this thing कि हम इंटरनेशनली भी कहीं पे कुछ देख सकते हैं, उस चीज के रेफरेंस की बात नहीं की। तो इस तरह से ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ थ्योरी, दैट इज रोस्को पाउंड की थ्योरी। बेटा इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अमेरिकन लीगल स्कॉलर है, 20th सेंचुरी का, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस किया। इसका मतलब थ्योरी कैसी है? नॉर्मेटिव। इन्होंने एक तरीका बताया कि एफिशिएंट सोसाइटी कैसे बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये इनका ड्रीम है, ये प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल नहीं है। रॉस्को पाउंड ने इंजीनियर और एक लॉयर के काम में सिमिलैरिटीज देखी। उन्होंने बोला कि जैसे एक इंजीनियर मशीन डिजाइन करता है तो वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए और वेस्टेज कम से कम हो, वैसे ही हम जब सोसाइटी के लिए लॉ बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस आए और डिस्प्यूट कम से कम आए। तो इन्होंने बोला कि हम लीगल ऑर्डर अगर लाना चाहते हैं, एफिशिएंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ इंटरेस्ट को क्या देनी पड़ेगी? रिकॉग्निशन। इंटरेस्ट तीन तरीके के हो सकते हैं, इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल। और फिर उनकी लिमिट्स बना दो कि कितनी लिमिट तक हम उनको सिक्योर कर सकते हैं, और फिर उनको उन्हीं लिमिट्स में क्या कर दो? सिक्योर कर दो। और इन्होंने फिर आगे और प्रोसेस बताया कि एक लिस्ट बना लो, एक इन्वेंट्री जैसा बना लो इंटरेस्ट की, और जब ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो आपके पास ये समझ में आ जाएगा, निकल के आएगा कि किस इंटरेस्ट को कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले बोला एक लिस्ट बना लो इंटरेस्ट की और उनका क्लासिफिकेशन कर लो, फिर उन इंटरेस्ट को लीगली रिकॉग्निशन दे दो, और फिर उनकी लिमिट्स बना दो और उनमें उनको सिक्योर करो, और फिर ये बता दो कि कब उनकी लिमिट्स को हटाया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस तरह से आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा। इंडिविजुअल मतलब जैसे कि पर्सनैलिटी, डोमेस्टिक रिलेशन, सब्सटेंस। पब्लिक इंटरेस्ट में इन्होंने कहा जैसे स्टेट एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन या गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट मान लो। फिर सोशल इंटरेस्ट में कहा जनरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, फिर मोरल्स की सिक्योरिटी। ऐसे कुछ इन्होंने सोशल में चीजें बताई। क्रिटिसिज्म का पॉइंट क्या क्या रहे? पहला, interest pre-exist laws and the function of legal system should be achieved to balance competing interests, but we see that a lot of interest today are a creation of law। ये तो कहते हैं इंटरेस्ट पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लॉ बाद में आता है, जबकि कई सारे इंटरेस्ट तो लॉ के आने के बाद क्रिएट होते हैं। उनके बारे में फिर क्या करोगे? व्हाट यू विल डू विद देम। फिर दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं, मतलब खाली इंटरेस्ट को क्लासिफाई किया है, इवैल्यूएट करने का तरीका नहीं बताया। दूसरा, बैलेंसिंग इंटरेस्ट इफेक्टिवली कौन कर सकते हैं? जजेस, लेकिन इन्होंने जजेस का कहीं मेंशन नहीं किया। पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट थोड़े मिक्सअप से हैं, उसमें कोई ज्यादा खास डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। फिर न्यू इंटरेस्ट के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं छोड़ी गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी की, प्रोफेसर HLA हर्ट की थ्योरी, जो फिफ्थ थ्योरी है आपकी। इसके बारे में बहुत कम बताया गया, छोटी सी थ्योरी है बिल्कुल। ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर जिन्होंने पॉजिटिविज्म का मतलब बताया, पॉजिटिव लीगल थ्योरी है, वो समझ में आई गया। लॉ कमांड है, उसमें हम एनालाइज करते हैं लीगल कॉन्सेप्ट को, जो वर्थ परसुइंग है, जिसमें सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंक्वायरीज नहीं होती और क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी नहीं करना है, जो है वैसा मान लेना है। डिसीजन लॉजिकली निकाले जा सकते हैं प्री डिटरमाइंड रूल से, इसमें सोशल चीजों के लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोरल जजमेंट के लिए कोई रेशनल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, जबकि हम लॉजिकल चीजें जो लाते हैं उन पे हम रेशनल आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। लॉ जो बना हुआ है वो ought to be से हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। जो बना हुआ है उसको मिक्स मत करो जो बनना चाहिए उससे, दोनों को सेपरेट रखो।
फिर उसके बाद आ जाते हैं हेन केल्सन थ्योरी, जो कि क्या है आपकी लास्ट थ्योरी है, सिक्स्थ थ्योरी। हेन केल्सन कौन है? ऑस्ट्रियन फिलोसोफर जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भी पॉजिटिविज्म की बात की है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मतलब कि जो लॉ बना हुआ है दैट इज इन अ प्योर फॉर्म, अगर तुम उसमें मोरालिटी के प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ ऐड करोगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा। फिर क्यों, क्या लॉ मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड नहीं है? इन्होंने कहा भाई अगर लॉ बना है तो कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज तो उसमें पहले से एग्जिस्ट करती है, तुम और ऐड करके क्यों उसको खराब कर रहे हो? तो लॉ जैसा बना हुआ है प्योर फॉर्म में, उसको उसी फॉर्म में मान लिया जाना चाहिए। इसमें मोरल, आइडियल और एथिकल एलिमेंट अननेसेसरीली ऐड नहीं होने चाहिए। इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बताया जो नेचुरल साइंस से डिफरेंट है। नॉर्मेटिव मतलब रूल बेस्ड, कि अगर कोई रूल्स बने हुए हैं जैसे साइंस के रूल्स है तो हमेशा एज इट इज ही तो फॉलो होंगे, उसमें क्या कुछ नया ऐड होगा? नहीं होगा। जैसे कि ग्रेविटेशन का लॉ है आपका, तो ये चीजों के बारे में इन्होंने बता के फिर बोला कि ये जो रूल्स बनते हैं ना बेटा, इनके पीछे सैंक्शन भी होती है। सैंक्शन मतलब अप्रूवल भी होती है, और जब ये रूल नहीं फॉलो होते तो वायलेशन के लिए हम पनिशमेंट भी दे सकते हैं। इन्होंने फिर जिरन नॉर्म्स की बात की। जैसे हम जिरन नॉर्म किसको मानते हैं? हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग हमारा जिरन कौन है? हमारा जिरन क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, जहां से सब चीजें निकल करके आती है। तो इन्होंने कहा कभी भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। भाई अगर एक बिल्डिंग है, सपोज करो देयर इज अ बिल्डिंग, इफ अ बिल्डिंग इज मेड, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स है, तो ये जो चीज है वो क्या मानी जाती है बेटा? बेस मानी जाती है। इसी को हम जिरन कह रहे हैं। इसके ऊपर चाहे तुम कुछ भी चेंजेस कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे हर एक फ्लोर पे तुम रिनोवेशन कराते हो, कॉस्मेटिक चेंजेस कराते हो, चल जाएगा। लेकिन क्या इसको तोड़ देने से बिल्डिंग एग्जिस्ट करेगी? तो ये नहीं करना है। ये इसलिए इन्होंने माना कि देयर आर सम प्रिंसिपल दैट आर जिरन नॉर्म्स, उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो आपका लीगल थ्योरीज का पहला कॉन्सेप्ट था, इसमें वो कंप्लीट होता है। जो सोर्सेज ऑफ लॉ का पहला कॉन्सेप्ट था लीगल थ्योरीज का, वो कंप्लीट है। अब इसकी क्रिटिसिज्म के पॉइंट, जिरन नॉर्म को ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम फ्रेम नहीं बताई जब ये लॉ काम आएगा, और टू बी प्योर द मोमेंट वन ट्राइज टू एनालाइज द जिरन नॉर्म, प्योरिटी खत्म हो जाती है जब आप जिरन नॉर्म से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। इंटरनेशनल लॉ की कोई जगह नहीं है। अब स्कूल्स ऑफ लॉ, सबसे पहले नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, जिसमें सब पुरानी पुरानी डेफिनेशन आती है, जैसे कि एंशिएंट थ्योरी, मेडिवल थ्योरी, रिनेसां थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, सब पुरानी पुरानी डेफिनेशन जो लॉ की, वो किस में कवर होती है बेटा? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में। उसके बाद आपकी आती है मिडिवल थ्योरी। मिडिवल थ्योरी जो मिड पीरियड में आती है। मिड पीरियड में जैसे लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ। फिर आती है आपकी रिनेसां थ्योरी। रिनेसां मतलब जब कुछ नया बनता है, जब कुछ नया क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं रिनेसां थ्योरी। जैसे कि रेशनलिज्म, सेक्युलर ज्यादा हो जाना, पॉलिटिकल हो जाना, नेचुरल राइट्स वगैरह की बात करना। फिर उसके बाद आती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी मतलब मॉडर्न थ्योरी कौन सी होगी? जो आज की डेट में बहुत कुछ चेंजेस के साथ। तो ये पूरा किसका पार्ट है? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ का। फिर आती है एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। एनालिटिकल में हम क्या करेंगे बेटा? जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको एनालाइज करेंगे। तो जो हमने एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पढ़ा है, हेन केल्सन की थ्योरी, वो इसमें इंक्लूड है। जिरन नॉर्म होते हैं, सुपीरियर नॉर्म होते हैं, सबऑर्डिनेट नॉर्म होते हैं। जिरन मतलब फंडामेंटल, सुपीरियर मतलब जो किसी अथॉरिटी ने बनाया, और सबऑर्डिनेट मतलब डेलीगेटेड, जो उन्होंने पावर दी उसके। सबसे कम इसको प्रायोरिटी मिलती है, उससे ज्यादा इसको, और सबसे ज्यादा किसको मिलती है? जिरन नॉर्म को। तो हम यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ले ले हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? जिरन नॉर्म हो जाएगा। फिर अगर मैं कंपनी लॉ बोलूं तो सुपीरियर नॉर्म हो जाएगा। और अगर मैं एमसीए की नोटिफिकेशंस वगैरह लूं तो वो क्या आ जाएगा? सबऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो। फिर आती है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, जिसमें हम कस्टम को सुपीरियर बताते हैं लेजिस्लेशन से। हम कहते हैं लेजिस्लेशन तो आज आया है, कस्टम तो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं। कस्टम्स आर सुपीरियर देन लेजिस्लेशन। इसमें सेविनी की थ्योरी और हेनरी मेन की थ्योरी है। फिर आते हैं फिलोसफिकल और एथिकल स्कूल, जिसमें हम लॉ और एथिकल वैल्यूज को कोरिलेटेड मानते हैं। फिर आती है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ, जहां पे हम कहते हैं लॉ बनता ही सोसाइटी के लिए। अगर कोई लॉ ऐसा है जो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वो लॉ है ही नहीं एक तरह से। तो यहाँ पे डिगिट, आयरिंग और रोस्को पाउंड,
तो रोस्को पाउंड की थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज इसमें दी गई है। उसके बाद है रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ या रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। इसमें हम बोलते हैं कि लॉ तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि उसके पीछे एनफोर्सिएबिलिटी नहीं हो। अगर लॉ को कोर्ट में एनफोर्स कराएंगे तभी वो लॉ प्रॉपरली लॉ माना जाएगा। अगर कोई लॉ बना तो व्हाट इफ somebody violates the law, तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी के लिए कोर्ट का भी आना जरूरी है। दो डेफिनेशन है यहाँ पे होम्स और कार्डोजो की। इन्होंने दोनों ने ये माना कि कोर्ट का होना ही लॉ की सही डेफिनेशन बताएगा। अब ये जो 5 डेफिनेशन है ये सारे रट्टे नहीं लगाने बेटा, आपको यहां से लर्न करनी है कंक्लूसिव डेफिनेशन। अगर इंडिविजुअली कोई सी पूछी तो अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ लॉ को डिफाइन करने बोला तो आप ये लिख सकते हो, पांचों का कंक्लूजन। लॉ में स्टेट का होना जरूरी है। स्टेट मतलब एक रूलिंग पावर, ठीक है। स्टेट क्या करेगा, लोगों को अथॉरिटी देगा कि वो लॉ बना सकते हैं, जिनको हम रूल्स बना सकते हैं, जिनको हम लॉ कहेंगे। इन लॉस को इफेक्टिव बनाने के लिए इनके पीछे पनिशमेंट भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। और इन लॉ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, या तो सोसाइटी के लिए या पर्सनल एंड्स ऑफ अ डेस्पो। तो ये आप अगर लिख देते हैं लॉ को डिफाइन करके तो इसमें जितनी 5 डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो सारी इसमें कवर हो जाएगी। लॉ को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हो, 3 पॉइंट है। अगर किसी का नुकसान हुआ है उसको डैमेजेस पे कर दो, ठीक है। किसी की ऑब्लिगेशन है तो उससे वो कंप्लीट करा दो। डिसओबीडियंस, अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसे फॉलो करवा दो, या फिर पनिशमेंट दे दो। तो इस तरह से लॉ को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, इंडिया में लॉ के क्या क्या सोर्सेज रहे, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी में 4 है, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स, स्टेट्यूट और लेजिस्लेशन, और उसके बाद पर्सनल लॉ। सबसे पहले कस्टम क्या होता है बेटा, कस्टम मतलब ऐसी चीज जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हो, जो किसका पार्ट मानी जाती है, अनरिटन लॉ का। इसको हम बोलेंगे जस्ट नॉन स्क्रिप्टम। कस्टम में से क्वेश्चन कैसे आता है बेटा वो बता देता हूं। कस्टम पहले तो 2 तरीके के होते हैं, विदाउट सैंक्शन और हैविंग सैंक्शन। एक कस्टम जिसको मोरालिटी के बेसिस पे फॉलो किया जाता है, जिसको नहीं फॉलो करने पर कोई पनिशमेंट नहीं होती। एक वो जिसको नहीं फॉलो किया तो पनिश भी किया जा सकता है। फिर लीगल कस्टम्स में भी 2 टाइप होते हैं, लोकल और जनरल। लोकल मतलब जिनके एक रीजन तक ही सीमित होते हैं, और जनरल मतलब जो हर जगह काम आते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो बहुत पुराने टाइम से ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। तो सबसे पहले कस्टम इमेमोरियल होना चाहिए, बहुत पुराना। नई चीज को कभी भी कस्टम नहीं कह सकते। सर्टेनिटी, कस्टम अनसर्टेन नहीं हो सकता कि आज कुछ और बोल रहा है कल कुछ और बोलेगा, इट शुड बी सर्टेन। फिर उसके बाद रीजनेबलनेस, कोई ना कोई कारण होगा जिसलिए वो कस्टम बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि बिना कारण के कस्टम बनाया गया। फिर कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, ऐसा नहीं है कुछ लोग उसको मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे, सब मानेंगे तो कंपल्सरी होगा। कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज की डेट में कई सारे कस्टम हमने हटा दिए, जैसे डाउरी सिस्टम वगैरह। क्यों हटाए, क्योंकि ये आज के लॉ और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं। यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन, लोगों की उस पर सहमति होनी चाहिए एक जैसी, ऐसा नहीं है कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। पीसेबल एंजॉयमेंट, ऐसा कोई भी कस्टम वैलिड नहीं माना जाएगा जिसमें वायलेंस की बात हो। तो कस्टम ऐसे होने चाहिए जिसको पीसफुली फॉलो किया जा सके। कंसिस्टेंसी, हमेशा वैसा ही रहना चाहिए, उसमें चेंजेस ऐसे नहीं आने चाहिए। तो दूसरा सोर्स अब आता है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। क्या होता है बेटा जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन मतलब जो अर्लियर जजेस ने कभी कुछ डिसाइड किया है वो आपका क्या होगा, जुडिशियल डिसीजन। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें जो फ्यूचर में फॉलो करने लायक हो। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब एक जज ने आज की डेट में कुछ डिसाइड किया तो फ्यूचर वाला जज उसको फॉलो कर सकता है। जुडिशियल डिसीजन में यहाँ पे पहले बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट के डिसीजन किसके लिए बाइंडिंग होंगे, जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके लिए। फिर उसके बाद बोला है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वैल्यू होती है बेटा एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव, ये हमेशा फॉलो होंगे। अब इसमें काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेटरी मतलब जो बार बार रिपीट होता है। ओरिजिनल मतलब जो पहली बार नया डिसीजन लिया जाता है, और इंडिया में ये ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट लेती है। परसुएसिव मतलब जैसे मैं एक हाई कोर्ट हूं तुम एक हाई कोर्ट हो, तो तुम मेरा डिसीजन मानो या नहीं मानो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, परसुएसिव वैल्यू। एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन।
सब कोर्ट्स को मानने पड़ते तो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव। कंडीशनली अथॉरिटेटिव कब होता है? जब बेटा एक ही कोर्ट में अलग अलग बेंचेस हो। तीन तरह की बेंचेस होती है कोर्ट में, एक होती है फुल बेंच, एक होती है डिवीजन बेंच और एक होती है स्मॉलेस्ट बेंच। ये तीन तरह की बेंच होती है कोर्ट में। स्मॉलेस्ट बेंच मतलब एक जज, सिंगल जज, दो हुए तो डिवीजन बेंच, तीन या उससे ज्यादा हुए तो फुल बेंच कहलाती है। तो अगर मान लो स्मॉलेस्ट बेंच का डिसीजन है, कौन सी कोर्ट का बेटा? हाई कोर्ट की स्मॉलेस्ट बेंच का डिसीजन है, तो जितनी भी नीचे वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके लिए वो क्या है? एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव। पर ये जो दो बेंच है इनके लिए वो क्या है? कंडीशनली ऑथोरेटिव। अगर इसमें कुछ कमी है तो ये इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो मेन चीज है जिसपे से क्वेश्चन इसमें से आता है वो है थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट्स, डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। अगर पहले कोई डिसीजन आ चुका है तो आप उसको फॉलो कर लो, जो चीजें ऑलरेडी सेटल्ड है उसको अनसेटल मत करो। तो इट इज अ रूल दैट इज मेड कि जो पुरानी चीजें सही थी उसको उसी तरीके से फॉलो कर लेना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि सिमिलर केस अगर पहले आ चुका है तो आप उसमें सिमिलर ही डिसीजन ले सकते हो, कुछ ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। फिर बोलता है रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी में ये बोलता है कि भाई तुम इन्फ्लुएंस ले रहे हो तो रेशियो तुम डिसाइड करो। कई बार होता है आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो चुका है तो तुम्हें कुछ एडिशनल चीजें भी करनी पड़ेगी, तो वो रेशियो ऑफ इन्फ्लुएंस इज टू बी डिसाइडेड बाय द जज हु इज टेकिंग द डिसीजन। वी आर नॉट सेइंग कि 100% वैसा ही डिसीजन आना चाहिए, रेशियो तुम डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद आता है ऑबिटर डिक्टा। भाई एक जज जब डिसीजन लेता है तो कुछ एडिशनल कमेंट्री भी कर देता है जो डिसीजन का पार्ट नहीं होती है। क्या मुझे वो कमेंट्री भी फॉलो करनी है? नहीं, कमेंट्री इज नॉट मैंडेटरी टू बी फॉलोड। व्हेनेवर द फ्यूचर जस्ट थिंक्स कि मुझे यहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको भी रेफर कर लूं तो ये रेफर हो सकता है। तो ये बेसिकली मैंडेटरी वाली चीज नहीं है। तो यहां पे सेकंड सोर्स खत्म होता है। उसके बाद तीसरा आता है स्टेट्यूट और लेजिस्लेशन। भाई जो मैंने लॉ बना लिए, जो मेरा इनेक्टेड लॉ बन गया, वो तो मेरा मेन सोर्स हो गया ना लॉ का। तो जितने भी हमारे इंडियन लेजिस्लेशन है वो सारे हमारे लॉ का सोर्स होंगे। इसमें डेलीगेटेड भी आ जाएगा, सुप्रीम भी आ जाएगा। फिर आ जाते हैं पर्सनल लॉ पे। पर्सनल लॉ में दो ही लॉ बता रखे आपको, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। हिंदुओं में सबसे पहले बता रखा है श्रुति, जो वेदों में लिखी गई है। स्मृति, जो गॉड के परसेप्ट थे जिनको बाद में कंपाइल किया गया, जैसे तीन है, मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य और नारद स्मृति। फिर उसके बाद हिंदुओं को किन किन चीजों में गवर्न करते हैं पर्सनल लॉ से? पहली बात तो स्टेट्यूट लॉ और कस्टम से मॉडिफाई कर देते हैं, एज इट इज फॉलो नहीं होता। अब देखो लॉ मतलब कोर्ट में प्रिंसिपल्स चलते कैसे? फिर सबसे पहले हम किसको फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो हम किसको फॉलो करते हैं बेटा? स्टेट्यूट को फॉलो करते हैं। अगर स्टेट्यूट में कुछ नहीं मिला तो हम किस पे चले जाते हैं? कस्टम पे चले जाते हैं कि कस्टम देख लो, पार्टीज जो है उनका कस्टम क्या है। फिर अगर कस्टम में भी कुछ नहीं होता तो हम क्या देखते हैं? पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं। और पर्सनल लॉ एज इट इज नहीं फॉलो होता, जो इनमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाता है? मॉडिफिकेशन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो अब ये पर्सनल लॉ एज इट इज फॉलो नहीं होता। और अगर पर्सनल लॉ में भी कभी कुछ नहीं मिला ना तो हम किस पे जाते हैं? सेकेंडरी सोर्सेस पे। वो आपका आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। ये हम सेकेंडरी सोर्सेज में डिस्कस करेंगे। तो ये एक रूल इसी तरह से चलता है कि ये चीजें इसी सीक्वेंस में चलेगी। अब वापस से आ जाते हैं हम जो पढ़ रहे थे उस पे। हिंदुओं को गवर्न किस किस चीज में करते हैं पर्सनल लॉ से? इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन, कोपार्सिनरी पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, पायस ऑब्लिगेशन ऑफ सन्स टू पे देयर फादर्स डेट, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस एंड ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट। इन सब में हम पर्सनल लॉ लगा सकते हैं। हिंदुओं के सक्सेशन के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर बन गया है तो वो उससे भी डील होगा। अब आते हैं मोमडन लॉ। एक तो कुरान, दूसरा हदीस, जो किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स पे बेस्ड है। फिर कॉन्करेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सेइंग एंड हिज डिसिपल, वो है इज्मा। फिर कियास, इन तीनों में अगर आप कंपैरिजन करके कुछ लिखोगे तो दैट इज कियास। फिर डाइजेस्ट और कमेंट्री, जिन्होंने सिंप्लीफाइड मैनर में मोमडन लॉ को प्रेजेंट किया, वो दो है। एक तो है आपकी हिदाया जो 12th सेंचुरी में बनी, और एक है फतवाए आलमगीरी जो एम्परर औरंगजेब आलमगीरी ने बनाई हुई है। तो ये इस तरह से सोर्सेज है। कहां कहां गवर्न करते हैं वो भी देख लो। इनका भी वही रहेगा, कस्टम से और स्टेट्यूट से मॉडिफाई होके।
इनहेरिटेंस, विल, सक्सेशन, लीगेसीज, मैरिज, डाउरी, डाइवोर्स, गिफ्ट, वक्फ, गार्जियनशिप एंड प्रीएम्पशन। तो आज की डेट में अगर कोई एक्ट बन जाएगा तो जो चीज पर्सनल लॉ में वो फिर काम में नहीं आएगी। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ, जो सिर्फ दो बताए गए हैं। पहला जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, फिर दूसरा है सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में फिर चार पार्ट है, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और स्टेट्यूट लॉ। सबसे पहले जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। जब कोर्ट के पास में कुछ भी नहीं होगा, ना स्टेट्यूट है, ना कस्टम है और ना ही पर्सनल लॉ है, तो फिर हम किसको फॉलो करेंगे बेटा? इसी को फॉलो कर सकते हो। फिर आता है सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ में कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और स्टेट्यूट लॉ। सॉरी, कॉमन लॉ मतलब जो जुडिशियल डिसीजन पे बेस्ड हो, जो रियलिटी में फॉलो होता हो। लॉ मर्चेंट मतलब वहां का मर्केंटाइल लॉ, जिससे हमने अपने मर्केंटाइल लॉ अडॉप्ट किए। इक्विटी का प्रिंसिपल, जहां पे कई बार ऐसा होता है कि कॉमन लॉ में कोई रेमेडी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इक्विटी कोर्ट्स या चांसरी कोर्ट्स में जाते हैं, जहां पे एक बिशप होता है जो गुड मतलब लॉ के रिजिड प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, वो अपनी कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग डिसीजन देता है। तो उसकी दो प्रिंसिपल है, जो इक्विटी के लिए आया है वो खुद क्या इक्विटी करता है, और जो इक्विटी के लिए आया है वो क्लीन हैंड से आना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेट्यूट लॉ। कौन से स्टेट्यूट लॉ बेटा? वहां के स्टेट्यूट लॉ, जैसे कि इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बैंकरप्सी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट इंग्लिश का, और ये सब, वो भी हमारे लिए सोर्स है। अब बात करते हैं मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ। लॉ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ मतलब ट्रेडर्स का लॉ, बिजनेस के काम आने वाला लॉ। सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ हमारे इंडिया में क्या क्या रहे हैं? लॉ मर्चेंट, स्टेट्यूट लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। सबसे पहले मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1872 में, जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव मेड। इंडियन मर्केंटाइल लॉ के क्या सोर्सेज है? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, जिसपे ये बेस्ड है। इंडियन लेजिस्लेचर के जो एक्ट बन गए वो, जुडिशियल डिसीजन जो जजेस ने लिए, और कस्टम्स एंड ट्रेड यूसेजेस। इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पे डिपेंडेंस आज भी इतनी ज्यादा है कि कभी हमारे वाले में कुछ नहीं मिला तो हमें वहीं रेफर करना पड़ेगा। हमारे कौन से लॉज बन गए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, आर्बिट्रेशन, इंश्योरेंस। जुडिशियल डिसीजन कर सकते हो आप फॉलो, जहां पे लॉ साइलेंट हो जाता है तो जुडिशरी अपने लेवल पे डिसीजन लेती है, फिर वो फ्यूचर में भी बाइंडिंग हो जाता है। अब आता है कस्टम्स एंड ट्रेड यूसेजेस। देखो, वैसे तो हमने काफी सारे लॉ को कोडिफाई करने की कोशिश की है, बट आज भी कस्टम्स का इन्फ्लुएंस उनमें दिखाई देता है। तो कस्टम्स ऐसी चीज है जिसको हम पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ सकते। या फिर ट्रेड के यूसेजेस, इसमें आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ऑल्दो वी हैव ट्राइड अ लॉट कि हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से कोडिफाई कर दें, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरह से कोडिफाई नहीं कर पाए। आज की डेट में भी उसमें कस्टम्स और ट्रेड यूसेजेस दिखेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर 1 का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने काफी इलेबोरेट करके आपको बता दिया है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, तो पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये लोग क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, और स्टेट क्या होता है, और रिट्स क्या होती है। ये मेन पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे लोग क्या चाहते थे, इंडिया को किस रूप में देखना चाहते थे, वो जो उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस थे, वो आपका क्या कहलाता है? प्रीएम्बल कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ? 1949 में ही हो गया था, 50 में इनेक्ट हुआ। तो बेटा अडॉप्टेड लिखा है तो ये देखना पड़ेगा 49, और अगर इनेक्टेड बोले तो 1950 आएगा। तो अगर इनेक्टेड पूछता तो आप 1950 पे लगाते। ठीक है। ब्रॉड फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो ये तीन चीजों से डील करता है। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट। प्रीएम्बल की अगर बात करें तो कई बार प्रीएम्बल में ऐसा कुछ दिखता है जो हमें लगता है कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आज की डेट में भी अचीव नहीं हुआ है। तो क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना माने? नहीं, इसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि जब हमारा सपना हमारे सामने रहेगा तो उसको अचीव करने की कहीं ना कहीं कोशिश होती रहेगी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। वेरी इंपॉर्टेंट
इस पे 3 स्टार लगाओ बेटा, ये स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, इज इट यूनिटरी और फेडरल? तो हमारी एक लाइन आती है, हम कहेंगे बेसिकली इट इज फेडरल बट विद सम यूनिटरी फीचर्स। कैसे बताएंगे कि फेडरल नेचर भी है? यूनिटरी में तो आपको दिखाई देता है, आर्मी एक है, पार्लियामेंट एक है, सिटीजनशिप एक है, ये सारे बता सकते हो, लेकिन फेडरल फीचर को डिफेंड करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट 2 लेवल पे, यूनियन और स्टेट, पावर भी दोनों को दे रखी है और दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। जुडिशियरी हमारी इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आर्टिकल 368 को ही फॉलो करना पड़ेगा अगर किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। अदर देन दैट आप कुछ पिकुलियर फीचर्स बता सकते हो इंडियन फेडरलिज्म के, अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो, वरना वहीं तक वो जस्टिफिकेशन हो गया। सबसे पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन, हमारा मोड ऑफ फॉर्मेशन किसके जैसा है? कैनेडियन सिस्टम के जैसा, जिनमें पहले से स्टेट्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमने पावर दी है, जबकि अमेरिकन सिस्टम में स्टेट्स ने अपनी पावर सरेंडर करके बनाया होता है। फेडरेशन में स्टेट्स की पोजीशन क्या होती है? स्टेट्स को मिल रहा होता है, स्टेट्स को क्या होता है? मिल रहा होता है, कुछ जो उनके पास पावर नहीं थी वो दी जाती है। सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप में अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, पर हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने कैनेडियन सिस्टम की तरह सिंगल सिटीजनशिप रखी। रेजिडरी पावर, देखो जब हम किसी को पावर डेलीगेट करते हैं तो हम उसको कंट्रोल करने की पावर अपने पास में रखते हैं, इसी को कहते हैं रेजिडरी पावर। हमेशा किसके पास में होती है? यूनियन। कि हमने स्टेट्स को पावर तो दी है पर इतनी नहीं दी कि वो हमसे ज्यादा आगे निकल जाए, ठीक है। अब आ जाते सीधे फंडामेंटल राइट पे। एमसीक्यू का क्वेश्चन कहां कंटेन्ड है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां कंटेन्ड है बेटा? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल शुरू कहां से होता है? आर्टिकल 12 से लेके कहां तक जाएगा? 35 तक जाएगा। अब आप बोलोगे हमारे फंडामेंटल राइट तो बेसिकली 14 से शुरू होते हैं और 32 तक ही है, लेकिन कुछ चीजें एडिशनल भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट 6 कैटेगरी के। आर्टिकल 14 to 18 किससे रिलेटेड है? इक्वालिटी से रिलेटेड। 19 to 22 किससे रिलेटेड है? फ्रीडम से रिलेटेड है। 23 और 4 किससे रिलेटेड है? एक्सप्लॉयटेशन से। और 25 और 8 किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। 29 और 30 क्या है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। 31 हटा दिया गया जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया। ये इसमें लिखा भी है, ये भी एमसी का क्यू का क्वेश्चन बन सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। 12 और 13 फिर क्यों फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? क्योंकि 12 में स्टेट की डेफिनेशन और 13 में लॉ की डेफिनेशन है। ये वाले जो आर्टिकल्स है ये सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, ये वाले आर्टिकल सबको मिलते हैं। और कुछ राइट्स, कुछ आर्टिकल्स राइट्स नहीं है, एक तरह की लिमिटेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेट क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट को डिफाइन करो। तो देखो 3 चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। ये जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये सब, ये तो आ गए, ये तो आएंगे ही आएंगे स्टेट में। लेकिन व्हाट अबाउट अदर अथॉरिटीज? तो अदर अथॉरिटीज के लिए हमारा केस था, उसको देख लेते हैं। दिस केस हैज टू बी मेंशन्ड और इसी के पॉइंट लिखने हैं। अदर अथॉरिटीज में क्लैरिटी लाने के लिए पहले बहुत सारे केसेस आए, हम बार बार डिसाइड करते थे कि ये स्टेट मानी जाएगी, ये स्टेट नहीं मानी जाएगी। फिर हमने एक टेस्ट डिफाइन किया, किस केस में? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब के केस में। उसमें हमने कहा अगर इस टेस्ट को कोई इस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो मान लिया जाएगा कि स्टेट है। जैसे कि एंटायर शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास हो तो वो स्टेट है। दूसरा, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी दी जा रही है कि लगभग सारे खर्चे गवर्नमेंट उठा रही है तो वो भी स्टेट है। फिर कहा गया अगर मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है तो प्रोटेक्ट कौन कर रही है? गवर्नमेंट, तब भी वो स्टेट मानी जाएगी। ना मेरी शेयर कैपिटल, ना मेरे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस, फिर मेरा डीप और परवेजिव कंट्रोल कि अंदर तक सब मैटर्स में स्टेट मतलब गवर्नमेंट की चलती है, वो है भले ही प्राइवेट कंपनी लेकिन चला गवर्नमेंट अपनी रही उसमें सारी, तो भी वो स्टेट मानी जाएगी। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला फंक्शन कोई कंपनी करती है तो वो फंक्शन किसका माना जाता है? गवर्नमेंट का, और इसलिए वो स्टेट मान ली जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी प्राइवेट बन जाती है तो भी वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। तो इस तरह से ये आप पूरा आंसर लिखेंगे। पहले वो 3 चीजें लिखेंगे जो डेफिनेटली स्टेट है ही, फिर 4th पॉइंट आप बनाएंगे अदर अथॉरिटीज, और उसके क्लासिफिकेशन, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आप ये 6 पॉइंट्स लिखेंगे। केस का नाम जरूर लिखेंगे, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब। अब आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 13 जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। कैसे मान लूं कि फंडामेंटल राइट आज दोगे तो आगे भी मिलते रहेंगे? तो सबसे पहले बोला एग्जिस्टिंग लॉज और फ्यूचर लॉज में डिवाइड करो। 13(1) बोलता है कि अगर कोई ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के टाइम पे है और वो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से या कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हम उसको क्या बोल देंगे? इनवैलिड बोल देंगे। 13(2) कहता है कोई अगर नया लॉ बना तो हम उसको क्या करेंगे? पहले ही चेक करेंगे कि उसमें कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। तो इस तरह से हमने गारंटी दे दी कि तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स या जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी है उनका कभी भी वायलेशन नहीं होगा। इसमें फिर 3 डॉक्ट्रिन आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, कि अगर किसी एक्ट में कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखाई दी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट जैसा लगा, तो क्या पूरा लॉ इनवैलिड मान ले? नहीं। अगर किसी एक पार्ट में इनकंसिस्टेंसी है और वो पार्ट रिमूव किया जा सकता है और बचा हुआ लॉ मीनिंग दे देता है, जो लेजिस्लेचर का पर्पस है उसको सॉल्व कर रहा होता है, तो उस लॉ को पूरा खराब मत करो, उसमें से वो जो हिस्सा है इनकंसिस्टेंट उसको हटा दो। एक केस का नाम भी आता है इसमें, वो केस भी आप ध्यान रख सकते हो, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। फिर आती है एक्लिप्स की डॉक्ट्रिन। क्या जो खराब है उसको पूरी तरह से फेंक दूं? नहीं, फेंको मत, उसको ऐसी जगह पे रखो जहां से वो रिवाइव किया जा सके। मतलब जितने भी, ये ज्यादातर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो अमेंडमेंट थोड़ी ना आए थे, अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में लाए गए। तो जितने भी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी उन सारे लॉज को हमने क्या कर दिया? एक्लिप्स कर दिया, छुपा दिया एक बार के लिए कि इनको हम नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आए तो ऐसे लगा वो लॉ रिवाइव किया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। भिखाजी नारायण धरकस वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में ये चीज लाई गई। इसको देखो, ये यहां पे पहले एक लॉ था जिसको क्या कर दिया गया था? इनवैलिड बता दिया गया था, मतलब एक्लिप्स में डाल दिया गया था। CP एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट आया तो मोनोपोली के राइट मिल गए, तो हमने इस चीज को वापस से रिवाइव कर लिया। फिर आता है वेवर। वेवर को बहुत गलत तरीके से लोगों ने लिया। वेवर का मतलब होता है क्या फंडामेंटल राइट लेना जरूरी है? अगर कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लोगों ने नेगेटिव सेंस में लिया, बोला अच्छा पहले तो राइट दिए और अब बोल रहे छोड़ दो। ऐसा नहीं था कि किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता राइट्स यूज करने के लिए। और अगर कोई एक बार राइट छोड़ चुका है तो क्या वो वापस ले ही नहीं सकता? अगर उस बंदे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो तो वो बोल सकता है, उस चीज पे भी क्वेश्चन हो सकता है। आर्टिकल को इन्वोक किया गया कई सारे केसेस में। सिंगल पर्सन लॉ, बेटा केस कौन सा था? चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या था? शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी जिसको मिसमैनेजमेंट की वजह से बंद किया जा रहा था। क्रेडिटर ने पिटीशन लगाई और बोला कि बंद नहीं होनी चाहिए कंपनी। कोर्ट ने उसकी बात मान के एक्ट बना दिया। पहले एक ऑर्डिनेंस बना जो बाद में एक्ट बना। तो ये बोला गया कि उस पर्सन के लिए लॉ बना, पर बेटा सिंगल पर्सन के लिए लॉ नहीं बनता। जब वो पर्सन पूरी एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो सारे क्रेडिटर्स का रिप्रेजेंटेटिव माना गया, तो इसी से सिंगल पर्सन लॉ निकल करके आया। अब यहाँ पे ये माइनर P राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां सिंगल पर्सन लॉ में वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं था। जब क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं होता तो हम उसको लॉ को कभी भी पास नहीं करते। अब बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहां से लाया गया बेटा इक्वेलिटी बिफोर द लॉ? इंग्लिश कॉमन लॉ से। और जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो कहां से लाया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया था, उससे लाया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि एक कंपनी के पास में भी ये राइट होता है कि इक्वालिटी उसके लिए भी होनी चाहिए। अब आ जाता है लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन। देखो हम क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करते हैं, बट हम क्लासिफिकेशन को मना नहीं करते। क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली क्या होता है कि कई बार अलग अलग लोगों के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग होना चाहिए, तो अगर हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्लासिफिकेशन वैलिड माना जाता है। अगर एक क्लासिफिकेशन को वैलिड बनाना है तो 2 चीजें फॉलो करो। उसका बेस सही होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन सोच समझ के किया गया हो। दूसरा, उसके पीछे रेशनैलिटी होनी चाहिए कि सही के लिए किया गया हो, कुछ गलत नहीं हो रहा हो किसी का, तो वो हमेशा सही माना जाएगा। इसका केस है आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस है।
आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन के लिए मना करता है पर क्लासिफिकेशन के लिए हाँ बोलता है, और उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल, the classification may be founded on different bases, namely geographical according to objects or occupation. Permissible classification में mathematical nicety and perfect equality ये required नहीं है, but क्या होना चाहिए, identity of treatment is enough। तो ये classification को justify करने के कुछ points यहाँ पे दे रखे हैं। Article 15 prohibition of discrimination on ground of religion etc. रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 15(2) में कहता है एक्सेस देना चाहिए, सब शॉप्स वगैरह में किसी को मना नहीं कर सकते, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट सब यूज कर सकते हैं। 15(3) और 4 में फिर एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए। 15(3) में कहा कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं बच्चों और औरतों के लिए, और फिर 15(4) में कहा हम सोशल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी प्रोविजंस बना सकते हैं। 15(5) कॉन्स्टिट्यूशन में 93rd अमेंडमेंट से 2005 में आया, जिससे ये कहा गया कि इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी क्या देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे एडमिशंस में। फिर उसके बाद 15(6) बहुत रिसेंटली 2019 में आए EWS कैटेगरी। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। 16(1) कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 16(2) कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर इसके एक्सेप्शंस है 16(3), 4 और 5। 3 में बोला गया किसके लिए बना रहे बेटा, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो अदर स्टेट्स वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला। 16(4) में कहा अगर रिजर्वेशन देना है तो हम बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे सकते हैं। 16(4)(a) फिर नया लाया गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन स्कीम लगेगी। 15(4)(b) कहता है कि अगर कुछ अनफिल्ड वैकेंसी रह गई तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे, पर उसकी सीलिंग लिमिट 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके बाद 16(5) में कहा गया एक लॉ तब वैलिड नहीं माना जाएगा अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड कोई बॉडी है और उसमें अपॉइंटमेंट के लिए उस रिलीजन वाला ही बंदा चाहिए, तो वो इनवैलिड नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। फिर 16(6) में कहा गया EWS के लिए, EWS कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन होगा। फिर बात करते हैं फ्रीडम की। पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये 19(1)(a), B, C, D, E और G, F को हटा दिया गया है। इनकी फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ बताया गया है। रेस्ट्रिक्शन लॉ इंपोज कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। किसी ने किसी ऑब्जेक्टिव के साथ रेस्ट्रिक्शन लगानी है, बिना ऑब्जेक्टिव के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। रीजनेबलनेस को चैलेंज किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या था, नेचर, एक्सटेंट और अर्जेंसी क्या थी। रेस्ट्रिक्शन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एविल इन क्वेश्चन से, जितनी चीज जरूरी थी उतनी ही रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, हमेशा के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। उस टाइम पे कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। फ्रीडम की भी कुछ लिमिटेशन होती है। राइट टू फ्रीडम में कुछ भी उठपटांग तुम किसी के लिए नहीं कह सकते। इसकी रेस्ट्रिक्शंस देख लेते एक बार। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी रेस्ट्रिक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूछ के सीधा ये रेस्ट्रिक्शन पूछ लेता है। तो कोई भी चीज जो इंडिया की सोवर्निटी और इंटेग्रिटी को हार्म करती हो वो आप नहीं बोल सकते। स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो वो नहीं बोल सकते। हमारे दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन खराब हो ऐसी चीज नहीं हो सकती। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाला बयान नहीं आ सकता। डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट चीजें नहीं जा सकती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता। डिफेमेशन और कहीं भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते जिससे लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे। फ्रीडम ऑफ असेंबली, लोग मिल सकते हैं, एक जगह पे आ सकते हैं और असेंबली कर सकते हैं। इसमें भी सोवर्निटी और इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, भाई ये दोनों मिक्सअप से लगते हैं पर अलग अलग है। असेंबली मतलब सिर्फ मिलना, एसोसिएशन मतलब बना लेना। जैसे होता है ना, रिलीजियस पर्पज से बना लेते हैं, संघ वगैरह बना लेते हैं, मंडल वगैरह बना लेते हैं, ये सारे एसोसिएशन में। इनमें भी वही रेस्ट्रिक्शन है, मोरालिटी, सोवर्निटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर। फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ये एक साथ नहीं एक्सरसाइज हो सकते। अगर आप मूव कर रहे हो तो आप रिजाइड नहीं कर सकते, रिजाइड कर रहे हो तो मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, मूवमेंट में जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट में, और रेजिडेंस में हमारी कोई
वैसी सी रेस्ट्रिक्शन होगी। एफ वाला एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी था जो 44th अमेंडमेंट से जब आर्टिकल 31 हटा तभी हट गया। जी है फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, इसकी भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो होना जरूरी है, और जहां मोनोपोली हो वहां पे आप वो काम नहीं कर सकते। मोनोपोली, क्या मोनोपोली क्रिएट हो सकती है? यस हो सकती है, पर इस केस में चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया था एग्रीकल्चरल सीजन में, क्योंकि इनको एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी। जब इन्होंने ऐसा मना किया तो जो बूढ़े और जो औरतें थी वो भी काम नहीं कर पा रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं मानी गई। ऐसा बोला गया कि ये तो आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, उनका भला कैसे नहीं सोचा, तो ये इनवैलिड माना गया। 2021 एंड 2 प्रोटेक्शन देता है नो अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, कि कोई भी क्राइम आज आपने किया, अगर नया लॉ बाद में बना है तो आपको उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आता। डबल जियोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। फिर 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी इंसान को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, पहले ये राइट सिर्फ बॉडीली राइट माना जाता था, फिर माना गया कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, इसलिए एक केस आया फिलिप्स एल्फ्रेड माल्विन वर्सेस वाईजे गोंजाल्वेस, इसमें कहा गया एक कपल का सन अडॉप्ट करने का राइट भी इसी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि उनकी लाइफ को मीनिंग देने के लिए वो जरूरी है, वो जी नहीं पाएंगे अगर उनके पास कोई सहारा नहीं होगा। ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये क्या होता है? इसका मतलब लॉ में अगर कोई चीज लिखी गई है उसी को फॉलो करके किसी का कोई राइट लिया जाता है तो वो गलत नहीं माना जाएगा, इसको हम प्रोसीजर बोलेंगे, इसको गलत नहीं बोलेंगे। राइट टू एजुकेशन बाद में इंसर्ट हुआ था 86 अमेंडमेंट में 2002 में, जिससे ये कहा गया कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल बट 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्वेशन दिया गया कि आप आरटी की कुछ सीट्स होगी जिन पे एडमिशन ले सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22 किसको नहीं अवेलेबल है? एलियन एनिमीज को, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया गया और अदर पर्सन को अवेलेबल नहीं होगा। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? जब किसी ने कोई क्राइम किया नहीं है, हमें शक था, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो उस केस में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। उसके लिए भी सेफगार्ड्स है, पहले तो उसको बताओ क्यों गिरफ्तार किया गया है, लीगल प्रैक्टिशनर से वो कंसल्ट कर सकता है, और अरेस्टेड को हम 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या सेफगार्ड है? पहले नहीं थे बेटा, 1978 में दिए गए। एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा जो 3 महीने में रिपोर्ट निकाल के देगा, अगर 3 महीने में कुछ एडवर्स नेचर का नहीं मिला तो पर्सन को फ्री करना पड़ेगा, और अगर मिला तो आप सजा कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उसको कितनी सजा देनी है, वो अपने लेवल पे देखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल है, 23 और 4। 23 बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, जहां हम आदमी, औरत या बच्चे को सामान की तरह खरीदते बेचते वो अलाउड नहीं होगा। बेगर एक अलग चीज है, स्लेवरी अलग चीज है, स्लेवरी मतलब दास प्रथा, वो नहीं हो सकती। वॉलेंट्री सर्विसेज अगर कोई दे रहा है किसी को तो ठीक है, पर उसको फोर्सफुली कुछ भी काम नहीं करवाया जा सकता। फिर दूसरा आर्टिकल बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी काम नहीं कर सकते, और अगर पाए गए तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए फिर बहुत सारे एक्ट भी बन गए तो उनसे ये चीज डील हो जाती है। फिर आता है आर्टिकल 32, बीच के आर्टिकल्स इन्होंने नहीं मेंशन करके दे रखे तो हमें पढ़ने भी नहीं है। 32 में सिर्फ और सिर्फ रेमेडियल एक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाते तो क्या करें, क्या हम इधर उधर घूम के फिर रेमेडी ले? तो आर्टिकल 32 कहता है नहीं, आप डायरेक्टली रिट पिटीशन लगा सकते हो कोर्ट में। कौन सी में? सुप्रीम कोर्ट में। ये तुम्हारी रिट के अकॉर्डिंग भी तुम्हारे राइट को एनफोर्स कर देगी। सप्लीमेंट्री प्रोविजन 33 कहता है जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि हम आर्मी वगैरह के लॉज की बात करें, उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, उन पे फ्रीडम इतनी ज्यादा नहीं मिलती। 34 में कहते हैं कि जब भी मार्शल लॉ ऑपरेट होता है तो इंडेमनिटी मिलती है उन लोगों को, आर्मी वालों को और इनको, कि उनके ऊपर कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। आर्टिकल 35 कहता है पार्लियामेंट अकेले ही रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट पे, उसमें स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है।
अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट क्या हो सकते हैं अमेंड? यस हो सकते हैं। आर्टिकल 368 का यूज करके नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट द होल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। केस कौन सा आता है बेटा? केशवानंद भारती का, वो मैंने पहले ही बता दिया था रेगुलर क्लास में भी कि पढ़ना है, बहुत जरूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? पार्ट 4 में कंटेंट होते हैं। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। क्या काम करते हैं? स्टेट्स को डायरेक्शन देते हैं कि जब भी लॉ बनेगा तो आप इन डायरेक्शंस को फॉलो करके लॉ बना सकते हो। इनके बारे में मैंने तब भी बोला था जब रेगुलर क्लास में भी कि ये इतने सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको नहीं सेक्शन वाइज नहीं कर सकते, आर्टिकल सारे लर्न करके नहीं कर सकते। अगर इतनी है आपकी कैपेसिटी तो आप याद कर लो। बाकी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन कहां से मिलता है वो मैंने बताया था। conflict between fundamental right and directive principle, this is the major thing that is to be asked in exam। क्या इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? तो इनिशियली हम क्या करते थे, जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट की बात आती तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे फंडामेंटल राइट को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कंप्लीटली इग्नोर कर देते। लेकिन बाद में जैसे ये पहला केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकराव दोराईरंजन, इस केस तक तो हम यही करते थे, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता था तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इग्नोर करते थे, ऐसे मानते थे ये क्या है, सब्सिडरी है फंडामेंटल राइट के, तो इनको सेकेंडरी रखते थे। लेकिन बाद में हमारा परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ, हमने कहा नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एज फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट्स मेरे गोल्स है तो उनको पाने का तरीका मेरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कि उस गोल को अचीव कैसे करोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो तरीका बता देगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में कुछ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, बेटा पूछी जा सकती है आर्टिकल 51A में, बाद में आई थी 1976 में। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट में। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना, नेशनल स्ट्रगल जिन्होंने की उनकी वैल्यू करना, प्रोटेक्ट अपहोल्ड करना इंटेग्रिटी सोवर्निटी को, अपने कंट्री को डिफेंड करना, हार्मनी को प्रमोट करना, रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना, साइंटिफिक टेम्पर वगैरह डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, सेफगार्ड करना, एक्सीलेंस की कोशिश करना, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी देना एजुकेशन की 6 से 14 साल के हर बच्चे को। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस इज बेसिकली ए टेम्परेरी लॉ, ये परमानेंट लॉ नहीं होता। ये कौन जारी कर सकता है, किसके पास पावर है? दो लोगों के पास इस चीज की पावर होती है। According to Article 123 of the Constitution of India, President has the power to issue ordinances, and according to Article 213 of the Constitution, Governor also has power to issue ordinances, but the power of governor is restricted in some sense। कुछ सेंस में गवर्नर की पावर रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि गवर्नर हर चीज पे ऑर्डिनेंस डायरेक्टली नहीं दे सकता, प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्होंने प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर के बारे में बताया है आर्टिकल 53 से। देखो, प्रेसिडेंट के पास हर तरह की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, मिलिट्री भी, लेजिस्लेटिव भी और जुडिशियल भी। फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताया गया है कि कभी भी किसी भी चीज में अगर ऐसा इमरजेंसी वाली सिचुएशन रही कि लॉ लाना अभी पॉसिबल नहीं होगा, बोथ द हाउसेज आर नॉट इन फंक्शन, तो आप ऑर्डिनेंस से भी काम चला सकते हो। फिर ये ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड माना जाएगा, कितनी इसकी वैलिडिटी है? देखो, ये ऑर्डिनेंस तब तक ही वैलिड माना जाएगा जब तक कि दोनों हाउस वापस असेंबल नहीं होते। असेंबली के बाद ये चाहे तो तुरंत उसको इनवैलिड बता सकते हैं, या फिर अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया तो वो लॉ बन जाएगा, और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो 6 वीक में ऑटोमेटिकली खत्म भी माना जा सकता है। तो यही चीज यहां पे बताई गई है। गवर्नर की पावर कहां दी गई है? आर्टिकल 213 में। यहां गवर्नर की रेस्ट्रिक्शन दी गई है कि गवर्नर किन किन चीजों पे डायरेक्टली ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता। अगर कोई सेम प्रोविजन वाला बिल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आया हुआ है जिसमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए किसकी? प्रेसिडेंट की, तो अब तुम उसका ऑर्डिनेंस भी डायरेक्टली नहीं ला सकते। ठीक है, उसको डीम, उसने सोचा कि ये जरूरी है शायद प्रेसिडेंट से पूछ लेना तो भी, और स्टेट लेजिस्लेचर में सेम प्रोविजन में वैसा बिल
कभी इनवैलिड बता दिया गया था तो आज की डेट में प्रेसिडेंट की परमिशन ले लेनी चाहिए। तो ये 3 केसेस आप ध्यान रखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, 3 तरह की लिस्ट बनाई गई है, तीनों में अलग अलग पावर दी गई है। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है। भाई पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो पूरे नेशन के लिए बना सकती है, लेकिन अगर स्टेट अगर लॉ बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा? उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। एक स्टेट का लॉ कभी भी दूसरे स्टेट में काम नहीं आएगा। सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी करा हुआ है लिस्ट में। जो जो सब्जेक्ट मैटर आपके उन पे आप लेजिस्लेट करोगे, दूसरे के सब्जेक्ट मैटर में तुम लेजिस्लेट नहीं कर सकते। ये लिस्ट के बारे में ही वो सारा चल रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। मेन जो चीज है वो मैं यहां से बताऊंगा। स्टेट की लिस्ट में क्या पार्लियामेंट लॉज बना सकती है? वैसे तो हम कहते हैं जो लिस्ट आपकी आप उसी में लेजिस्लेट कर सकते हो, कि स्टेट ना तो यूनियन की लिस्ट में लेजिस्लेट करेगा ना यूनियन स्टेट की लिस्ट में। बट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज रिकॉग्नाइज्ड सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन विच द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट एज वेल। उस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहला है नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो बेटा तुम पूरे देश को एक मानोगे, स्टेट वाली बाउंड्रीज नहीं मानी जाती, तो आप पूरे नेशन के लिए लॉ बना सकते हो, ठीक है। पर याद रखना ये लॉ कितने टाइम तक के लिए वैलिड माना जाता है? 1 ईयर के लिए। अगर तुम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप रेजोल्यूशन लाके किसी भी कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स तक चला सकते हो। इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाए, आर्टिकल 250 कहता है इफ देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में भी हम क्या कर सकते हैं? स्टेट की लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट 356 और 7। यहां पे गवर्नर रिपोर्ट करता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि हमारे स्टेट में कुछ भी सही नहीं चल रहा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, गलत बहुत कुछ हो रहा है, तो अब आप एक काम करो, हमारे लिए लॉज आप बनाओ। तो वो किसके हाथ में चला जाता है? वो एक तरह से स्टेट प्रेसिडेंट रूल में चला जाता है और अल्टीमेटली पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है वहां लेजिस्लेट करने की। 2 या 2 से ज्यादा स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे, 252। जब 2 स्टेट्स के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आ जाए और फिर वो एक सहमति नहीं बन पाए, उनकी एक कॉमन लॉ उनके लिए नहीं बन पाए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बनाए। और अगर वो लॉ दूसरे स्टेट को भी ठीक लगता है, मतलब एनी अदर स्टेट, तो वो भी उसको साथ में फॉलो कर सकते हैं अपने उसमें रेजोल्यूशन लाके। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के केसेस में आर्टिकल 253, जब भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात आती है तो फिर हम स्टेट को स्टेट नहीं मानते, हम मानते वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो उन मैटर्स में जो भी लेजिस्लेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? पार्लियामेंट के थ्रू होगा। लेजिस्लेटिव लिस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? प्लीनरी पावर, प्लीनरी पावर का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है इंप्लाइड पावर, कि कई पावर्स ऐसी होती है जो हमारे लिख के दी हुई रहती है, पर कुछ पावर्स ऐसी होती है जो मानी जा सकती है कि उसमें इंक्लूडेड होगी। जैसे तुम्हें टैक्स कलेक्शन की पावर दी, तो टैक्स ना कलेक्ट करना, टैक्स में छूट देना, ये सब पावर ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाएगी। फिर आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो ज्यादातर हम किसको वैल्यू देते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि यूनियन लिस्ट इज मोर पावरफुल देन स्टेट लिस्ट। ऐसा नहीं है। अगर किसी लिस्ट में किसी को कोई पावर दी गई है तो उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट को हमेशा इंफीरियर मानोगे सेंटर से। अगर गलती सेंटर की है तो आप स्टेट को कभी भी लाइबल उस चीज के लिए नहीं बनाओगे। पिथ एंड सब्सटेंस का रूल क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आता है कई बार। पिथ एंड सब्सटेंस में क्या होता है कि मैं अपनी ही लिस्ट में लेजिस्लेट कर रहा हूं। हु एम आई? मैं एक स्टेट हूं, मैं अपनी लिस्ट में लेजिस्लेट कर रहा हूं, लेकिन गलती से जब मैं अपनी लिस्ट में लेजिस्लेट करता हूं तो मैं एक ऐसे पॉइंट को टच कर जाता हूं जो मेरी लिस्ट का नहीं है, यूनियन की लिस्ट का है। तो क्या वो लॉ इनवैलिड होगा? बिल्कुल भी इनवैलिड नहीं होगा। दैट लॉ इज कंसीडर्ड वैलिड बिकॉज तुम्हारे इंटेंशन बोनाफाइड थे, मैलिफाइड नहीं थे। दूसरा आता है कलरेबल लेजिस्लेशन, जो वैलिड नहीं माना जाएगा। मैं दिखाता ऐसे हूं कि मैं मेरी ही लिस्ट में लेजिस्लेट कर रहा हूं, पर मेरा पर्पस क्या है? मैं यूनियन लिस्ट में लेजिस्लेट करना चाहता हूं, तो अब ये मेरे को अलाउड नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स 301 से 7 तक के आर्टिकल्स है। 301 में क्या बोला गया? ट्रेड फ्री होना चाहिए स्टेट्स के बीच में। 302 में बोला गया है
कि अगर ट्रेड करोगे तो उस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। 303 में ये बोला गया कि किसी तरह का प्रेफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए सेम रूल्स होंगे। फिर 304 में बताया गया कि टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, अगर गुड्स वगैरह एक स्टेट से दूसरे में जा रहे हैं तो उस पर टैक्स कलेक्ट का राइट आपके पास में होगा। सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ 305 में कि कोई भी अगर मोनोपोली वगैरह क्रिएटेड है तो उसको तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते इस चीज से। ये 2 आर्टिकल्स में बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टेट मोनोपोली, पहले मोनोपोली के राइट नहीं थे लेकिन बाद में क्रिएट कर दिए गए। अब आ जाते जुडिशियरी पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। बेटा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, क्या पहले थी? कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले 2 कोर्ट हुआ करती थी, फेडरल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल। इन दोनों से भी ज्यादा पावर मिला के दे दी गई किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनी है। हाई कोर्ट पहले से एग्जिस्ट करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमने और हाई कोर्ट बनाई है। हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होती है, पर किन्हीं 2 स्टेट की एक भी हो सकती है। हाई कोर्ट की पावर कितनी होती है? उस स्टेट तक ही सीमित है, उसके अलावा कहीं और पावर नहीं होगी। सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या आ जाती है? सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में सबसे ऊपर आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और क्रिमिनल कोर्ट में सबऑर्डिनेट में आती है कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट। वो हम मजिस्ट्रेट तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और 2 क्लासिफिकेशन है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। स्पेशल ट्राइब्यूनल भी बनाए जा सकते हैं जो किसी एक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो स्पीडी ट्रायल का काम करते हैं। अब बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। रिट्स क्या होती है? इट इज अ टेक्निकल नेम ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट टू गेट सम रेमेडी। क्या ये ऑर्डिनरी रेमेडी है? नहीं, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी। 2 आर्टिकल, आर्टिकल 32 किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए, जहां पे आप सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट लगा सकते हो। आर्टिकल 226 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, जहां फंडामेंटल और कुछ अदर राइट्स के लिए भी रिट लगा सकते हो। 5 रिट है टोटल। पहली है हेबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी। अगर कोई आपको बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के गिरफ्तार कर ले या किडनैप कर ले या कहीं पे कन्फाइन कर दे, तो उसके अगेंस्ट आप ये रिट लगा सकते हो। कौन लगा सकता है? वो पर्सन खुद, या फिर उसका कोई वेलविशर भी ये रिट लगा सकता है। आपको फिर उस पर्सन को 24 आवर्स में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर फ्री करना पड़ता है, आप उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते। मैंडेमस, मैंडेमस मतलब जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, याद रखना है सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी पे, ये प्राइवेट पर्सन पे अप्लाई नहीं होती। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी जिसकी कोई ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो आप उस पर ये रिट लगा के उससे ड्यूटी परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये मैंडेमस की रिट इस तरह से काम करती है। प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी, ये 2 रिट ऐसी है जो किस पे काम करती है? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे, और पब्लिक अथॉरिटीज पे काम नहीं करती। प्रोहिबिशन मतलब कोई अगर इंफीरियर कोर्ट बिना जुरिस्डिक्शन के किसी केस को ले लेती है तो उसको रोका जा सकता है और बोला जा सकता है ये केस आपका नहीं है, आप हमें रेफर कर दो, ठीक है। सर्टियोरेरी की रिट, जब कोई जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी गलत जुरिस्डिक्शन होते हुए भी, या फिर जुरिस्डिक्शन था पर गलत डिसीजन निकाल देती है, तो उस केस में भी हम इसको आगे लेके जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, तो उसके डिसीजन को क्वेश करने के लिए सर्टियोरेरी काम में आ जाती है। फिर आती है क्वो वारंटो, जहां आप क्वेश्चन पूछते हो कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो आपको लगता है कि वहां बैठने लायक ही नहीं है, या फिर उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और आपको उस चीज पे शक है, तो आप ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। जिसने उसको वहां रखा हुआ है उसको आंसर करना पड़ेगा कि इसके यहाँ होने का क्या रीजन है, क्या वो सही पर्सन है जिसको वहां पे होना चाहिए था, या फिर जानबूझ के उसको वहां पे बैठा दिया गया है। इसकी एप्लीकेबिलिटी की कुछ कंडीशन है। ऑफिस पब्लिक और सबटेंटिव नेचर का होना चाहिए, या तो स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएटेड हो, और उस बंदे ने अपना क्लेम असर्ट किया हो, तभी ये रिट अप्लाई होगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बहुत बार हम ये चीज पढ़ चुके हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब कि जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई पावर नहीं दी, ना किसी स्टेट ने या पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उन्होंने किसी को पावर डेलीगेट की। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह जो लॉज, या फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वो किसका एग्जांपल है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। पर इसकी कुछ लिमिट होती है, एक तो टाइम की लिमिट, एक एम्पलीट्यूड की लिमिट, और जब सिचुएशन इमरजेंसी की हो तो ये खुद से काम नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन अगर करें डेलीगेटेड का, तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जिनको लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है, कई बार उनको भी लॉ मेकिंग पावर देनी पड़ती है। फिर आता है जुडिशियल लेजिस्लेशन, जैसे कोर्ट्स वगैरह।
हाई कोर्ट है तो अपने अंडर आने वाली कोर्ट्स के लिए लॉज बना सकती है। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के पास होता है, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह के पास जो होता है वो, और कॉलोनियल लेजिस्लेशन मतलब जहां आप किसी को अपनी कॉलोनी बनाते हो, जैसे हम कॉलोनियल रूल में थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी माने जाते थे, तो उस टाइम पे जो लेजिस्लेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉलोनियल लेजिस्लेशंस। अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103rd अमेंडमेंट किसके लिए, एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। 104th अमेंडमेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन हाउस ऑफ पीपल। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव। क्या ये तीनों सेम है? बेटा नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग तरीके से ही डील करना चाहिए। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव का उसको फॉलो मतलब इंप्लीमेंट करने का, फॉलो करवाने का, और जुडिशरी का कि अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। ये तीन इस तरह से काम है। सेपरेशन ऑफ पावर हम एब्सोल्यूट मैनर में फॉलो नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है जहां पे आपको दो चीजों के बीच में कुछ तालमेल बैठाने के लिए करना पड़ता है। अब बात करते हैं बिल मेकिंग प्रोसेस की। बिल कैसे कैसे हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल। बिल कैसे बनता है, वो प्रोसेस क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है जो किसी भी एक हाउस में होती है, दूसरे में फिर वो रीडिंग रिपीट नहीं होती है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर बिल को दे दिया जाता है कमिटीज को, सेलेक्ट या ज्वाइंट कमिटीज को, जो बिल पे अपनी रिकमेंडेशन देती है। फिर आती है आपकी सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में फिर क्लोज बाय क्लोज, इसमें दो स्टेज होती है, क्लोज बाय क्लोज बिल को रीड किया जाता है, उस पर वोटिंग ली जाती है, फिर सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। थर्ड रीडिंग में क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, बिल को पास कर देते हैं और फिर दूसरे हाउस में भेज देते हैं। फिर दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है और लास्ट में किसकी असेंट मिलती है, प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, तो बिल मंजूर हो जाता है। पर याद रखना, प्रेसिडेंट के पास बिल को रोकने का सिर्फ सिंगल टाइम का पावर है, अगर दोबारा वो बिल जाएगा तो उसको पास करना पड़ेगा। अब आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पार्लियामेंट्री कमिटीज। कितनी तरह की कमिटीज होती है बेटा, तीन तरह की कमिटीज होती है, एड होक एंड स्टैंडिंग कमिटीज और अदर कमिटीज। एड होक कमिटीज मतलब फॉर अ टाइम बीइंग, जो एक बार के लिए बनती है फिर डिसॉल्व हो जाती है, जैसे सिलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी बिल मेकिंग प्रोसेस के टाइम पे। स्टैंडिंग कमेटी जो हमेशा के लिए रहती है, जिसके मेंबर चेंज हो सकते हैं पर कमेटी हमेशा रहती है, जैसे 5 ईयर प्लान के लिए और ऐसे बनाई जाती है वो कमेटी। अदर कमिटीज में मेनली आती है वॉचडॉग कमिटीज, जिनका काम सिर्फ सुपरविजन का होता है कि जो काम चल रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां पे आके खत्म होता है। अब देखो, इस चैप्टर को हमने, जैसे बहुत बार ऐसा लगता है कि इसमें कितना भी पढ़ लो कम है, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। इसके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस या कंपाइलर के पीछे जो बुक में आपको क्वेश्चन मिले हो उनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि इंप्रूवमेंट आएगा आप में, क्योंकि एकदम से आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर राइट करने की कोशिश करोगे तो शायद वो उतना अच्छा ना निकल के आए। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब देखो, पहले ये चैप्टर अकेले इंटरप्रिटेशन से ही रिलेटेड था, लेकिन अब जो पहले ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 4 था, जनरल क्लोजेस, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें मेनली आपको पढ़ना क्या है वो मैं मेन चीजें बता देता हूं। सबसे पहले नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की नीड क्यों होती है? जो भी हमारे स्टैट्यूट की लैंग्वेज होती है वो इतनी आसान नहीं होती, इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो उसका मीनिंग नहीं निकलता। तो मीनिंग निकालने के लिए इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बेसिस पे हम उसका सही मीनिंग डिराइव कर सके। और जो लेजिस्लेचर है उसका इंटेंशन जानने के लिए भी ये काम में आता है। कैसस ओमिसस रूल, दो बेसिक चीजें इसमें। हर वर्ड स्टैट्यूट में कोई ना कोई मीनिंग रखता है, आप किसी भी वर्ड को फालतू में नहीं मान सकते कि ये जबरदस्ती ऐड किया गया, ठीक है।
कोई चीज कोर्ट रीड कर दे एक स्टेट्यूट में या रीराइट कर दे जो अनएम्बिगुअस है, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आती है डेफिनेशन क्लोज का इंटरप्रिटेशन। डेफिनेशन क्लोज मतलब कि इंटरप्रिटेशन क्लोज भी इसको बोल सकते हो। हर लॉ में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जो उस लॉ में बहुत बार काम आएंगे, तो वो उनको क्या कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लोज या डेफिनेशन क्लोज में डाल देते हैं, जिससे कि तुम उसमें किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो कि इसका क्या मीनिंग यहां पे असाइन करना है। अब आते हैं हम प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। सबसे पहले आता है बेटा लिटरल रूल। लिटरल रूल में हम यहीं से कर लेंगे, इनको आगे कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये प्राइमरी रूल्स है, इनको आप अदर रूल्स या सेकेंडरी रूल्स भी बोल सकते हो। सबसे पहला रूल होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन में बेटा हम क्या करते हैं, जो हम बेसिकली सभी कर रहे होते हैं, वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करना। एक वर्ड पढ़ा, उसका मीनिंग निकाला, दूसरा वर्ड पढ़ा, उसका मीनिंग निकाला और उसको चला लिया। ज्यादातर हम फर्स्ट यही करते हैं और ये सही भी है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होती। पर याद रखना, लिटरल कंस्ट्रक्शन डजंट मीन कि पहला मीनिंग जो मिला वही ले लिया। कॉन्टेक्स्ट देखो कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हो रहा है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही मीनिंग ही आपको लेना है। दूसरा आता है, इसको नहीं करेंगे, दूसरा हम करेंगे रीजनल। अट्रेस मैजिस वेले क्वेम पीरियड। इसका मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन सही मीनिंग नहीं देता और एक वर्ड का जो रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग होता है, हमें वो रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग नहीं चाहिए, हमें मीनिंग को क्या करना है, स्कोप को बढ़ाना है। तो स्कोप को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रीजन के साथ उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे। एक ही एक्ट में एक से ज्यादा प्रोविजन होते हैं, जो एक जगह पे कुछ और बोल रहा होता है, दूसरी जगह पे कुछ और। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या एक प्रोविजन इनवैलिड है क्योंकि वो एक जगह पे काम आ रहा है, दूसरी जगह पे काम नहीं आ रहा। नहीं, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिव एंड इनऑपरेटिव। अगर कोई चीज एक जगह पे काम आ रही है तो जरूरी नहीं वो हर जगह पे काम आए, दूसरी जगह पे दूसरा प्रोविजन काम में आ सकता है, पर दोनों को आपस में इस तरह से चलाना है कि दोनों को इफेक्ट में लाया जा सके। अब बात करते हैं रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। एडजस्टम जनरस मतलब लिटरल मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड, कि अगर किसी भी स्टेट्यूट में, किसी भी एक्ट में एक से ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक वर्ड है। अगर किसी भी स्टेट्यूट में एक जनरल और एक स्पेसिफिक वर्ड है तो जनरल वर्ड जनरल सेंस में नहीं काम आते, उनको हम स्पेसिफिक भी ले सकते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिक से ही उस जनरल का मीनिंग डिराइव हो रहा हो, और कहीं अगर जनरल को जनरल सेंस में लेना है तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि इफ द वर्ड इज रिलेटेड टू अनदर वर्ड तो उससे उसका मीनिंग निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं हिडन्स रूल की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मिसचीफ रूल या हिडन्स रूल, इसमें हम सबसे लास्ट में इस रूल को यूज करते हैं जब हमें कहीं से भी सही मीनिंग नहीं मिल रहा होता। जब हमें कहीं से भी सही मीनिंग नहीं मिल रहा होता तो हम क्या करते हैं, इस रूल को अप्लाई करते हैं। हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, इसमें हम 4 चीजें पूछते हैं। पहला, कि ये लॉ आने से पहले क्या कोई कस्टम एग्जिस्ट करता था, उसमें क्या कमी थी। दूसरी चीज, उसमें क्या कमी थी जिसके लिए ये लॉ बनाया गया, क्या रेमेडी दी पार्लियामेंट ने उसको इंप्रूव करने के लिए। तीसरी चीज, और चौथा, कि उस रेमेडी का सही कारण क्या था, क्या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दिया, हमारे लिए दी। और अगर कहीं कुछ ऐसी कमी दिखती है तो आप लॉ को खराब नहीं बता सकते, लॉ को इनवैलिड नहीं बता सकते। आप क्या करोगे, मिसचीफ को सप्रेस करोगे और रेमेडी को क्या कर दोगे, एडवांस कर दोगे। तो ये 5 आपके क्या है, प्राइमरी रूल। फिर आ जाते हैं अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिनको हम सेकेंडरी रूल्स भी कह सकते हैं। एक्सप्रेसियो यूनिस्ट एस एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। अगर लॉ में किसी चीज को एक्सप्रेस करके दे रखा है, मतलब लिख के दे रखा है, तो बाकी चीजें सारी एक्सक्लूडेड ही मानी जाएगी, अपनी तरफ से इंक्लूजन में नहीं लेना है। और अगर गलती कहीं पे हो गई है तो वो इनएडवेरेंटली हुई होगी, विदाउट नॉलेज हुई होगी, जानबूझ के किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो इफ समथिंग इज इंक्लूडेड इन लॉ तो वो इंक्लूजन ही मानना है और बाकी सारी चीजें क्या माननी है, एक्सक्लूजन माननी है। अब बात करते हैं कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो अस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेज, कि कॉन्टेम्पररी अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जिन्होंने लॉ बना उस टाइम पे उस लॉ को इंटरप्रेट किया है, तो उसका इंटरप्रिटेशन हमेशा सही ही माना जाएगा। उसको तुम अननेसेसरीली चेंज मत करो। अननेसेसरीली चेंज इन द सेंस, कई बार होता है कि हमें लगता है आज की डेट में तो इस चीज का ये मीनिंग है, अरे भाई उस टाइम पे उसी कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ था तो आपको वो ही मीनिंग लेना है। और अगर कभी ऐसा लगे कि इतने सालों से इसको सही मीनिंग असाइन ही नहीं हुआ है, ये चीज तो अभी तक गलत ही चल रही थी, तो आज भी गलत नहीं चलाना है, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर आता है नॉस्किटर असोसिस, अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट। अगर एक ही स्टेट्यूट में
एक एक्ट में बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हो तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, दे कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, तो यू कैन रिलेट द सेम। बट कई बार इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है, उसके कुछ रूल्स है वो हम वहीं से देखेंगे जहां पे ये रूल दिया हुआ है, तो हम इसको वहीं पे ले चलते हैं जहां पे ये रूल दिया हुआ है। देखो कई कई जगहों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, ये कंडीशन लिखना जरूरी है जहां पे कॉन्टेक्स्ट में मना किया गया है ना, जहां पे एक जगह एक मीनिंग है और दूसरी जगह दूसरा मीनिंग ले सकते हैं। तीसरा, जहां पे इनजस्टिस या अब्सर्डिटी रिजल्ट हो, अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में अलग अलग मीनिंग हो सकता है जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का यूज किया गया हो। फिर आता है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये दो रूल का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से, लिटरल और दूसरा रीजनेबल। जहां लिटरल पूरी तरह से मीनिंग दे नहीं पाया पर पूरा मीनिंग क्लियर भी नहीं हुआ, तो आप रीजन के साथ कुछ और भी ऐड करोगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब लोगे तो वो क्या बनेगा, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होते हैं बेटा, प्रिजम्पशन दो होते हैं वैसे लॉ के और फैक्ट के। लॉ में काफी सारी चीजें प्रिज्यूम की जाती है। अब प्रिजम्पशन स्टेट्यूट में क्या होते हैं, देखो कि स्टेट्यूट के वर्ड प्रिसाइजली ही यूज किए गए, लूजली यूज नहीं किए गए। वेस्टेड राइट वो है जो कोई तुमसे नहीं छीन सकता जब तक कि कॉम्पनसेट ना करे। मेंस रिया के बिना क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट नहीं होती। स्टेट कभी भी लॉ से इफेक्ट नहीं होता। कोई भी स्टेट्यूट इनकंसिस्टेंट नहीं होता इंटरनेशनल लॉ से। लेजिस्लेचर को स्टेट पता होता है लॉ की। ऑल्ट्रेशन कभी भी तुम्हें बिना बताए नहीं होगा, किसी लॉ में अमेंडमेंट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की प्रैक्टिस के बारे में लेजिस्लेचर को पता है। पावर्स उतनी ही दी जाएगी जितना कि ड्यूटी के लिए जरूरी हो। लेजिस्लेटर गलती नहीं कर सकता, हाँ कभी कभी फॉल्टी लैंग्वेज यूज हो सकती है जो करेक्ट हो सकती है। लॉ किसी भी आदमी को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोलेगा जो उसके लिए फलदायी ना हो। लीगल फिक्शन वैसे तो नहीं माने जाते, लेकिन अगर कभी माने गए तो वो हर केस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। पावर और ड्यूटी कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती, अगर पावर है तो ड्यूटी होगी, ड्यूटी है तो पावर होगी। नेचुरल जस्टिस की डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से फॉलो करना जरूरी है। अब बात करते हैं सीधे एड्स टू इंटरप्रिटेशन, कि देयर आर सर्टेन एड्स इन इंटरप्रिटेशन। कुछ होती है इंटरनल, कुछ होती है एक्सटर्नल, इसको भी हम यहीं से कर लेंगे लिस्ट से। टाइटल, टाइटल का मतलब लॉन्ग टाइटल होगा बेटा, शॉर्ट टाइटल नहीं। जैसे एक मूवी का ट्रेलर, मूवी के ट्रेलर से तुम्हें पता चल जाता है मूवी में क्या है, वैसे लॉन्ग टाइटल से तुम्हें पता चल जाएगा एक्ट में क्या है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल वैसे एक्ट का पार्ट नहीं मानी जाती, लेकिन इसमें मीनिंग को डिस्कवर करने का ताकत होती है। मिल्स वर्सेस विकिंस के केस में ये चीज निकल के आई कि इससे मीनिंग या ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर पता चलता है। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर, कई बार हम लॉ का कोई प्रोविजन पढ़ रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो देख लो कि वो किस चैप्टर ये किस हेडिंग से रिलेटेड है, तो शायद क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मार्जिनल नोट्स, जैसे मैं अगर लॉ को इंटरप्रेट करता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसमें कुछ नोट्स जैसे कुछ ऐड कर देता हूं। जैसे होता है ना मार्जिन पे आपने कुछ लिख दिया, तो वो कभी भी एज सच मैंडेटरीली फॉलो नहीं होते, पर अगर जिस डिलेमा में हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वो भी फॉलो हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लोज, डेफिनेशन क्लोज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी है फॉलो करना। अगर लॉ में यूज किए गए वर्ड्स को कहीं पे डिफाइन किया गया तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप उसी को फॉलो कर लो। प्रोविजो मतलब एडिशनल कंडीशन, प्रोविजो मतलब एडिशनल कंडीशन। जैसे प्रोवाइडेड दैट करके जो कंडीशन दी जाती है ना किसी सेक्शन में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेड विद द प्रोविजन। इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन, जहां पे लॉ मेकर को लगता है कि इस चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई करने की जरूरत है, इस चीज में और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उसमें इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं। स्केड्यूल, schedule contain the things that are related to the act but not contained in the act, पर कभी भी schedule एक्ट को कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकता, एक्ट हमेशा सुपीरियर माना जाएगा। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या है, एक्सटर्नल एड, ये सारी चीजें वो है जो एक्ट में नहीं मिलेंगी, बाहर से लानी पड़ेगी। जैसे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री से क्या मतलब है कि अगर, वैसे तो इसको मना किया गया है कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री कभी भी फॉलो नहीं करोगे, देखोगे नहीं, लेकिन कई मामलों में जब बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री भी देखी जा सकती है। रिपोर्ट ऑफ कमिटी, बिल मेकिंग प्रोसेस पढ़ा था, उसमें कमिटीज पढ़ी थी, तो कमिटी कुछ रिकमेंडेशन देती है, हो सकता है पार्लियामेंट ने उसको फॉलो किया या नहीं किया, या फिर एक्ट में कुछ और डाल दिया, तो ये भी रेफर किया जा सकता है। पर इसमें एक चीज बोली गई है कि इसको कभी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लेना। इससे कई बार होता है ना
कि कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दिया, पार्लियामेंट ने उसको किसी रीजन से फॉलो नहीं किया, आप उस पर जिद पे अड़ जाओ कि क्यों नहीं फॉलो किया, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। रेफरेंस टू अदर स्टेट्यूट, कई बार एक स्टेट्यूट से दूसरे स्टेट्यूट में रेफरेंस दी होती है, तो हम उस केस में रेफरेंस से भी चीजें उसमें ला सकते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी लीगल डिक्टेटर्स नहीं होती, लॉ की डिक्टेटर्स नहीं होती। अगर डिक्शनरी में से कोई मीनिंग लेना है तो सोच समझ के लेना है, क्योंकि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस मीनिंग का यूज कर रहे हो ये डिफर करता है। डिक्शनरी मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप किस वर्ड को किस सेंस में यूज कर रहे हो वो अलग होता है। यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन कर सकते हो, लेकिन उसी जगह के फॉरेन डिसीजन यूज कर सकते हो जिस कंट्री का ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके जैसा हो। अगर किसी कंट्री का ज्यूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल आपसे मैच ही नहीं होता, तो वहां के कभी भी जुडिशियल डिसीजन को तुम फॉलो नहीं कर सकते। तो ये आपके एड्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेनली तो इस चैप्टर में यही था सारा। अब ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, ये आपको यहां से नहीं पढ़नी है। अगर आप एक बार गो थ्रू करना चाहो तो कर लो। ये आपके सी सेट में भी थी, 2 सब्जेक्ट में, लीगल एप्टीट्यूड और बिजनेस कम्युनिकेशन। अदर देन दैट इतने सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कहीं ना कहीं ये कहीं इंक्लूड हो गया होगा, और इनमें से ज्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 नंबर के लिए आप इतना पढ़ना चाहो तो देख लो, बाकी इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी टर्म कहीं ना कहीं लॉ में आपकी इंक्लूड हो जाती है। तो अगर आप फ्री बैठे हो, किसी दिन टाइम हो, तो 15-20 मिनट में इसको पढ़ सकते हो। बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना होता है, देखो, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज पढ़ना होता है, और शुरुआत में लिटरल इंटरप्रिटेशन करना होता है। सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हो, पर प्रोविजन को पूरा एक ही मानना, उसको ब्रेक नहीं करना। रीड, अंडरस्टैंड और अप्लाई, यही सीक्वेंस रहेगा, उल्टा सीधा नहीं कर सकते। अपडेटेड वर्जन हमेशा पढ़ना चाहिए। केसेस कैसे देखने होते हैं, कैसे पढ़ने होते हैं, जो साइटेड केसेस है। AIR का मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर, SCC का मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCJ मतलब सुप्रीम कोर्ट जर्नल, SCR मतलब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, DLT मतलब दिल्ली लॉ टाइम्स। प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन लॉ में भी बता चुका हूं मैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज बनाए तो आगे के लिए लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुरानी पे भी लागू हो सकता है। मे और शैल, में मतलब मैंडेटरी नहीं है, शैल मतलब मस्ट वाली कंडीशन। तो जहां पे लॉ में शैल वर्ड यूज किया जाता है वो मैंडेटरी माना जाता है, मस्ट वाली कंडीशन है, मैंडेटरीली फॉलो होगा। में जहां होगा वो ईदर और वाली कंडीशन है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एंड और एंड मतलब दोनों, और मतलब इनमें से कोई एक। ये हम आईपीसी में जब पनिशमेंट पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, कहीं कहीं पे लिखा रहता था इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, और कहीं लिखा रहता था इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। तो प्लस मतलब एंड, फाइन मतलब दोनों चीजें ही लगेगी, और मतलब इनमें से कोई एक। प्रोविजो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, प्रोविजो मतलब वही प्रोवाइडेड दैट वाली कंडीशन। तो प्रोविजो में जो भी चीजें लिखी है वो किससे कंटेन होगी, प्रोविजन, जो मेन सेक्शन है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कभी भी नहीं करेगी, तो उसको उसके साथ ही पढ़ना है, उससे अलग करके नहीं पढ़ना है। डीमिंग प्रोविजन क्या होते हैं, जिनमें कोई चीज होने की संभावनाएं बताई जाए, जहां डीम्ड वर्ड यूज हो उसको हम क्या बोलते हैं, डीमिंग प्रोविजन। रिपग्नेंसी विद अदर स्टेट्यूट, व्हाट इफ एक स्टेट्यूट दूसरे स्टेट्यूट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो क्या करोगे, टू ओमिट एनी पार्ट ऑफ इट। किसी भी स्टेट्यूट के किसी पार्ट को ऐसे स्किप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, वो पूरा एक ही माना जाएगा, उसको पूरे को ही पढ़ना है। रिपग्नेंसी अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीजों को यूज करेंगे, हम वहां कॉन्ट्रडिक्शन लाने की कोशिश नहीं करेंगे। जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या करोगे, स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल करेगा, जनरल वाला काम में नहीं आएगा। सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हेडन्स रूल पे बेस्ड है बेटा, जो हेडन्स रूल के प्रिंसिपल्स थे वही सब सेम यहां पे दिया हुआ है। प्रोसीजरल लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना होता है, जैसा उसका नोमेनक्लेचर है, is a compendium of law relating to criminal provision. The provision contained therein are required to be interpreted keeping in view the well recognized rule of construction that procedural prescription are meant for doing substantial justice. जब भी हम procedural law को पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि इससे justice होने वाला है, तो बहुत ध्यान से उसको follow करना पड़ेगा।
फिस्कल और टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को भी बहुत ध्यान से स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उनमें चीजों को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, वर्ड टू वर्ड आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अभी अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर किया था, वही सेम चीज है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्यूट रूल एंड रेगुलेशन, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है बेटा? स्टेट्यूट को। रूल्स रेगुलेशन तो उसी एक्ट पे बेस्ड होते हैं, वो कभी भी स्टेट्यूट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ये आपका मेन लेजिस्लेशन है, ये आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट होता है, और याद रखना डेलीगेटेड कभी भी सुपीरियर नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस, कई बार होता है हमने एग्जैक्टली वो चीज नहीं की हो जो रिक्वायर्ड थी, पर हमने मोस्टली चीजें सही की है, तो उसको कहेंगे हम सब्सटेंशियल कंप्लायंस, फिर वो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे यहां पे होता है एफिडेविट में मैंने लिखा नो पार्ट देयर ऑफ इज फॉल्स, जबकि लिखना क्या अच्छा था? आई बिलीव टू बी ट्रू, तो बात तो एक ही है ना, तो इसको हम बोलेंगे सब्सटेंशियल कंप्लायंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन, अगर कोई चीज ऐसी है जो इम्पॉसिबल हो गई है, तो फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अपन पढ़ते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। तो देखो इसमें कुछ टर्म्स दे रखी है, एल इम्पॉसिबल, नल, एन एस टेनु। No one is bound to do what is impossible. There is no obligation to perform impossible thing. लॉ कंपेल नहीं करता किसी को भी कोई ऐसी चीज करने के लिए जो इम्पॉसिबल हो, तो ये इम्पॉसिबिलिटी अगर है तो आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टेट्यूट्स, इसमें खाली इतना बताया गया है कि अगर कोई पनिशमेंट वाला स्टेट्यूट है जैसे आईपीसी वगैरह, तो उसमें अप टू करके बहुत ऊपर ऊपर लेवल की पनिशमेंट दी जाती है, तो क्या हम वो मैक्सिमम ही दे दें? नहीं, हम पनिशमेंट उतनी ही दें जितने में हमारा काम चल जाए। हम हायर साइड पे नहीं जाके हम उतनी डिसाइड करें पनिशमेंट जिससे कि वो पर्सन को रियलाइज हो जाए कि उसकी गलती क्या थी, तो इसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टेट्यूट। अब कुछ ब्रीफ में जनरल क्लोजेस एक्ट को बताया गया है। जनरल क्लोजेस एक्ट क्या है? इट इज एन एक्ट जिसमें क्या है, कुछ डेफिनेशन है। जैसे पहले जब ये लॉज हमारे आए थे तो ये सारे ब्रिटिश ओरिजिन के थे, हमारे नहीं थे, हमें समझ में नहीं आते थे, तो उनको इंटरप्रेट करने के लिए जनरल क्लोजेस एक्ट लाया गया। तो जनरल क्लोजेस एक्ट 2 बार बना था, इसमें देखो ईयर गलत लिखा हुआ बेटा, एक था 1868 का और एक था 1887 का, और उन दो को मर्ज करके हमने 1897 में एक कंसोलिडेटेड एक्ट बना दिया था। क्या बना दिया था? कंसोलिडेटेड एक्ट। क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज लाइक अ लीगल डिक्शनरी। जहां किसी लॉ में, किसी एक्ट में कोई वर्ड का मीनिंग नहीं होता, तो हम रेफर किसको कर सकते हैं? जनरल क्लोजेस को। इसमें वो मीनिंग मिल जाएगा। किस पे अप्लाई होगा? इंडियन पार्लियामेंट वाले पे भी अप्लाई होगा लॉ पे, डोमिनियन लेजिस्लेचर जो पहले के बने हुए उन पे भी, और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले गवर्नर जनरल ने जो लॉ बनाए थे उन पे भी लागू होगा। डेफिनेशन को कैसे देखना होता है? सेंट्रल लॉज पे भी अप्लाई होती है, ऑल लॉज पे, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यूज पे भी। इफेक्ट ऑफ रिपील, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक्ट चेंज होता है तो उससे क्या चीजें नहीं बदलती है? देखो, प्रीवियस ऑपरेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी को नहीं बदल सकते, पेनल्टी, फॉरफीचर और पनिशमेंट को नहीं बदल सकते, इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी को नहीं बदल सकते। ये सारी चीजें रिपील से इफेक्ट नहीं होते। रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन, कई बार एक्ट का मेन चीज चेंज नहीं होती, बस उसमें टेक्स्ट बदला जाता है, तो उससे भी वो एक्ट का एज सच पुरानी चीजों पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनएक्टमेंट, क्या हटाई हुई चीजों को वापस लाया जा सकता है? डेफिनेटली यस, लाया जा सकता है। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, कैसे कंप्यूट होता है टाइम? एक्ट का टाइम कहां से लेते हो? अगर टाइम मेंशन नहीं हुआ किसी एक्ट का कि ये कब से लागू होगा, तो आप क्या मानोगे? जिस दिन उसको प्रेसिडेंट किया, गवर्नर जनरल, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एसेंट मिली होगी, उस दिन से ये लागू माना जाएगा। जेंडर एंड नंबर से रिलेटेड जनरल क्लोजेस क्या कहता है? अगर कहीं मैस्कुलाइन जेंडर है तो उसमें फीमेल्स भी इंक्लूडेड होगी, अगर कोई सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें प्लूरल भी इंक्लूड मान लेंगे। अगर किसी को किसी चीज को इशू करने की पावर है तो उसको उसमें कुछ ऐड करने की, अमेंड करने की, वेरी करने की और हटाने की भी पावर होती है। फाइन्स की रिकवरी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 63 टू 70 कहते हैं, एंड द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी रिलेशन टू द इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट फॉर द लेवी ऑफ फाइन शैल अप्लाई ऑन ऑल फाइन्स इम्पोज, सब फाइन्स पे अप्लाई होगा। पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनएक्टमेंट, देखो इसका क्वेश्चन भी आता है, ये आर्टिकल सेक्शन 26 से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मैं बात करूं कि डबल जियोपार्डी, तो डबल जियोपार्डी क्या कहती है? एक ही क्राइम के लिए इंसान को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। पर क्या
एक ऑफेंस अगर 2 एक्ट्स में फॉल कर रहा है तो हम उसको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा यस यू कैन प्रोसिक्यूट अ पर्सन अंडर 2 एक्ट्स, बट पनिश करने के लिए फिर आप देखो कि हम एक ही बार पनिश करेंगे, या तो दोनों एक्ट्स में पनिशमेंट देख लो, फिर आप डिसाइड कर लो कि इसको मैक्सिमम कितनी देनी है, पर आप एक बार पनिश करके दोबारा पनिशमेंट नहीं दे सकते। इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट में क्या माना जाएगा, हम कौन सी पोस्ट लेंगे बेटा, रजिस्टर्ड पोस्ट ही लेंगे और कोई सा पोस्ट नहीं होगा। रीडिंग मेथोडोलॉजी ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट कैसे पढ़ते हैं, वैसे तो तुमने पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ लिया पर देख लो। स्टैट्यूट लॉ मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाएगा। स्केड्यूल मतलब जो एक एक्ट के साथ अपेंड होता है जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अभी पहले भी पढ़ चुके। नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन बाय एमसीए क्या होते हैं, ये क्या माना जाएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एग्जांपल माना जाएगा। फिर उसके बाद आता है हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सेक्शन, एक सेक्शन को कैसे रीड और अंडरस्टैंड करना होता है। तो देखो सेक्शन नहीं पढ़ना होता, खाली उसके साथ रेलेवेंट रूल, स्केड्यूल भी सारे, सर्कुलर वगैरह भी साथ में देखने होते हैं, तभी उस सेक्शन का सही मीनिंग निकल के आएगा। रीडिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब भी आप कंपनीज एक्ट के कोई भी प्रोविजन को पढ़ोगे तो उसके साथ में उसका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी देखना पड़ता है। सेक्शन को पार्ट में ब्रेक करके ही नोट्स बनाए जा सकते हैं, पूरा सेक्शन एक साथ नोट्स में कवर नहीं हो सकता, ये तो नोट्स बनाने के तरीके बता रहा है आपको। स्टैंडर्ड वर्ड और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, प्रोविजो मतलब एडिशनल कंडीशन जो प्रोवाइडेड दैट करके आती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट बीइंग ओपोज्ड और प्रिवेंटेड बाय, किसी और चीज से कोई ओपोज नहीं करता। सब्जेक्ट टू का मतलब डिपेंडेंट अपॉन, कोई चीज किसी पे डिपेंडेंट है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन का मतलब इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, इसका मीनिंग होता है एनीथिंग कंटेन्ड इन प्रीसीडिंग पार्ट ऑफ द सेक्शन, जो इसके पहले वाले पार्ट में कंटेन्ड है। विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी और प्रोविजन से ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। दैट इज टू से मतलब आगे आने वाली चीजों के बारे में बताना। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन मतलब इसी पर्टिकुलर केस में ये चीज अप्लाई होगी और किसी जगह अप्लाई नहीं होगी। एज द केस में भी मतलब जैसा भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। शैल मतलब मैंडेटरी, में मतलब डायरेक्टरी या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये आपका था चैप्टर नंबर 3। इसमें मेन जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो पार्ट आपका है इंटरप्रिटेशन वाला, रूल्स जो कि 2 पार्ट्स में थे, प्राइमरी एंड अदर रूल्स, और एक टूल्स जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला था आपका इंटरनल और दूसरा था आपका एक्सटर्नल। टूल्स बोल दो या एड बोल दो, दैट इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, कंटिन्यू वही सीक्वेंस से चैप्टर 1, 2 एंड 3। अब हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स है दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। होपफुली आपने आज की क्लास में भी जो भी हमने डिस्कस किया है वो सारा आपको अपने रिवीजन में भी हेल्प करेगा, और साथ साथ अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें जितना भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड।